नमस्कार, खरा सौदा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यवर्तम। कल 6 दिनों की बिकवाली पर बाजार में ब्रेक लगी और हमने देखा कि माहौल सुधरते हुए दिखे और बातें ये हो रही हैं कि क्या बाजार का बॉटम बन गया और यहां से फिर तेजी की तैयारी और बुल की सवारी कर लेनी चाहिए। जी हां, संकेत भी कुछ ऐसे अच्छे दिख रहे हैं बाजारों के लिए, क्योंकि चाइना फैक्टर जो बाजार को डिसरप्ट कर रहा था, मूड को स्पॉइल कर रहा था। हम देख रहे हैं कि चाइनीज बाजारों में आज भारी गिरावट है। कल भी हमने देखा कि ऊपरी स्तरों से तेजी से गिरावट का शिकार हुए थे, क्योंकि चाइना में आगे कोई स्टिमुलस पैकेज आने की जो बड़ी उम्मीदें लगाई जा रही थी, उसको लेकर थोड़ी निराशा लगी थी एनडीआरसी के स्टेटमेंट के बाद। आज 4% की कमजोरी है। एक तो चीन को लेकर अच्छी खबर है हमारे लिहाज से, क्योंकि एफआईज वहां का रुख कर रहे थे और कहीं ना कहीं वैल्यूएशन वाला भी प्ले आ रहा है, क्योंकि भारतीय बाजार गिरे, चीन के बाजार चढ़े, तो भारतीय बाजार में वैल्यूएशन कंफर्ट लौट रहा होगा। चाइनीज बाजार जो कि 25-30% की एक तरफा तेजी दिखा चुके थे, तो वहां पर वो रिस्क नजर आ रहा होगा। एक और चीज है कि क्रूड में हम देख रहे हैं कि नरमी आ रही है, $78 के आसपास है। और आज बाजार की नजर होगी आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी पर। पॉलिसी में दरें घटने की उम्मीद तो नहीं है, लेकिन क्या दरें घटने को लेकर आरबीआई की तरफ से संकेत आएंगे, ट्रेजेक्ट्री क्या होगी, टाइमलाइन क्या होगी, इन सारी चीजों पर नजर रहेगी। तो बहुत ही क्रूशियल डे है और निश्चित तौर पर आपके लिए आज का सत्र कह सकते हैं कि कल की तेजी को फिर से थोड़ा सा कंसोलिडेट करने का है। लेकिन यह है कि हाँ, पॉलिसी से पहले, पॉलिसी के बाद दो तरह से रणनीति आपके लिए आज प्लान करनी पड़ेगी। तो ये 4 संकेत आपके स्क्रीन पर। आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी है और ब्याज दरों में बदलाव की उम्मीद नहीं है। देखते हैं कि आरबीआई गवर्नर का स्टेटमेंट क्या आता है महंगाई को लेकर, ग्रोथ को लेकर और जो ग्लोबल संकट है उसको लेकर वो क्या कहते हैं। एफआईज के कैश मार्केट में 7 दिनों में 55,744 करोड़ की बिकवाली हो चुकी है। बिकवाली थम नहीं रही है, लेकिन अच्छी चीज यहां भी है। अच्छी चीज यह है कि कल जो आंकड़ा आया है उसमें एफआईज की बिकवाली का क्वांटम जरूर कम हुआ है, यानी कि एफआईज ने कम बेचा है। जो आशंका थी कि चीन के बाजार में जा रहे हैं एफआईज, शायद उस पर ब्रेक लगता हुआ दिखेगा, क्योंकि एफआईज की होल्डिंग जहां पर इंडेक्स फ्यूचर्स में 81% पर पहुंच गई थी, वो गिर के 50% के आसपास आ गई है। तो एक राहत की चीज ये भी है। नेस्डेक 250 अंक चढ़ा है, आईटी शेयर वहां पर तेजी हुई है। डाउ जोन्स में भी हमने देखा कि मजबूती के साथ ही बंद हुआ है। गिफ्ट निफ्टी अगर आप देखेंगे तो 25,150 के आसपास, यानी कि अब 25,000 के जंक्चर को फिर से पार करके ऊपर बढ़ने के लिए हम तैयार हैं। कुछ खबरें हैं जहां पर एसकेएफ का डीमर्जर है, 2 कंपनियां हो जाएंगी एसकेएफ में। सिग्नेचर ग्लोबल, फिनिक्स मिल्स, इनका अच्छा Q2 का अपडेट आया है, तो इन स्टॉक्स पर नजर रहेगी। लेकिन आज पूरी तरह से हम देखेंगे कि आरबीआई की पॉलिसी फोकस में रहेगी और उसकी हम महा कवरेज करेंगे आज 9:45 पर। उसके पहले भी आपके लिए हम तमाम अपडेट्स और तमाम अपने एक्सपर्ट्स के ओपिनियन आपके सामने लेकर आएंगे। लेकिन जरा ये समझ लेते हैं कि ग्लोबल बाजारों का मूड कैसा है, क्या संकेत है। आशीषा आज हमारे साथ जुड़ी हैं विस्तार से ग्लोबल डेवलपमेंट्स को बताने के लिए। आशीषा, गुड मॉर्निंग। बताइए किस तरह के हैं ग्लोबल क्यूज आज। अभिषेक, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले एशियाई बाजारों पर नजर डाल लेते हैं और उसमें चीन के बाजार। कल CSI 1000 इंडेक्स में भारी गिरावट दिखी थी और आज फिर एक बार करीब 4% की गिरावट अभी भी चाइना के बाजार में दिखी है। लेकिन हांगकांग के बाजारों की बात करें तो यहाँ पर भी थोड़ी सी नरमी, कल नरमी थी और आज भी करीब 1% की गिरावट हैंग सेंग इंडेक्स में दिखी है। बाकी बाजारों की बात करें तो निक्के में करीब ½ % की तेजी और कॉस्पी में ½% की गिरावट। हमारे खुद के बाजारों की बात करें तो थोड़ी सी तेजी, 20 अंकों की तेजी के साथ 25,150 के पास गिफ्ट निफ्टी। पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत भारतीय बाजारों के लिए गिफ्ट निफ्टी से निकल कर आ रहे हैं। इसी के साथ अमेरिकी बाजारों पर नजर डाल लेते हैं। कल हरे निशान में बंद होते हुए नजर आए। डाउ जोन्स में करीब 0.3% की तेजी, S&P 500 और नैस्डैक में करीब 1.5% की तेजी कल दिखी। टेक शेयरों में शानदार तेजी दिखी। एनवीडिया में करीब 4% की तेजी, जिसके चलते अमेरिकी बाजारों में कल के ट्रेडिंग सेशन में तेजी दिखी। इसके अलावा अमेरिकी बाजारों के फ्यूचर्स की बात करें तो आज सुबह थोड़े से नेगेटिव संकेत निकल कर आ रहे हैं। नैस्डैक 100 फ्यूचर्स में करीब 0.1% की गिरावट दिखी है। लेकिन ग्लोबल फैक्टर्स की बात करें तो मिडिल ईस्ट में जियोपॉलिटिकल टेंशन्स है, उसका इम्पैक्ट दिखा है। इसी के साथ चाइना के पॉलिसी मेजर्स का ज़्यादा इम्पैक्ट दिखा था, लेकिन अब वो थोड़ा सा फिजल आउट होता हुआ नजर आया, जिसके चलते ग्लोबल बाजारों पर भी उसका इम्पैक्ट दिखा है। लेकिन CPI इन्फ्लेशन का डेटा अमेरिकी बाजारों से निकल कर आएगा थर्सडे को, जिसका इम्पैक्ट हमारे बाजार में शुक्रवार को दिखेगा। इसी के साथ फेडरल रिजर्व ने जो 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट किया था, उसके बाद इस हफ्ते क्या कमेंट्री निकल
निकल कर आएगी उसका भी इम्पैक्ट अमेरिकी बाजारों पर दिखाई देगा। यूरोपियन बाजारों की बात करें तो फिट्सी करीब 1.5% की गिरावट के साथ बंद हुआ। डैक्स और कैक में भी कल के ट्रेडिंग सेशन में गिरावट दिखी। डैक्स में 0.2% की गिरावट और कैक 0.72% की गिरावट के साथ बंद होता हुआ नजर आया। लास्ट में ब्रेंट क्रूड की बात करेंगे बिकॉज पिछले एक महीने में काफी वॉलेटिलिटी दिखी है। कल करीब 4% की गिरावट यहां पर दिखी, $77.8 पर बैरल के आसपास। जियोपॉलिटिकल टेंशंस के चलते गिरावट दिखी, लेकिन याद रखिए ईरानियन ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर जियोपॉलिटिकल टेंशंस के चलते इम्पैक्ट दिखाई दे सकता है, जिसका इम्पैक्ट सप्लाई पर भी दिखेगा, जिसके चलते थोड़ा सा सपोर्ट दिखा ब्रेंट क्रूड पर। लेकिन ऑल इन ऑल ब्रेंट क्रूड में ओवरनाइट 4% की गिरावट दिखी और अब $77.8 पर बैरल के आसपास ब्रेंट क्रूड कारोबार कर रहा है। तो ऑल इन ऑल अमेरिकी बाजारों से भी मिले जुले संकेत है और हमारे खुद के बाजारों की बात करें तो थोड़ी सी तेजी, करीब 20 अंकों की तेजी के साथ भारतीय बाजार खुल सकते हैं। शुक्रिया शीशा। तो अगर हम ओवरऑल कहेंगे तो आज ग्लोबल क्यूज काफ़ी सपोर्टिव हैं और क्रूड को लेकर जो खबर आ रही है, रिपोर्ट्स ये भी हैं कि क्या इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में युद्ध विराम होगा। और एक खबर यह है कि अगर इजराइल रिटेलिएटरी अटैक्स करता है ईरान के ऊपर तो उनके मिलिट्री और इंटेलिजेंस वाले जो ठिकाने हैं उनको ही निशाना बनाएगा। तो ये भी कह सकते हैं कि राहत की चीज़ ज़रूर है। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और चूंकि संकेत आज ग्लोबल सपोर्टिव हैं काफ़ी ज़्यादा बाजारों के लिए, उम्मीद करके चलनी चाहिए कि आज देखिए गिफ्ट निफ्टी भी वो पॉजिटिव अपने के ही संकेत दे रहा है। कल भी हमने तेज़ी अच्छी खासी देख ली है। डिप्टी पहले हम एफआईज से शुरुआत करेंगे। बिकवाली तो कल भी हुई है कैश में, हालांकि क्वांटम कम हुआ है, 5-6 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली की है एफआईज ने। आज के लिए एफआईज से क्या आप संकेत देख रहे हैं और क्या ये मान लिया जाए कि एफआईज की जो बिकवाली है बिल्कुल अपने आखिरी चरण में है? लॉन्ग होल्डिंग किस तरह के हैं? देखिए, ये कहना भी आखिरी चरण में है थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम मिडिल ऑफ दिस पाथ हैं और 25 से लेके 85 तक की जर्नी होती है। अभी हम 45 के आसपास चल रहे हैं। दूसरा पॉइंट, अभी यशेषा ने बताया कि गिफ्ट निफ्टी 20 पॉइंट ऊपर चल रहा है। आप भी बता रहे थे कि अच्छी बात है गिफ्ट निफ्टी। देखिए, गिफ्ट निफ्टी की कोई वैल्यू नहीं रही है इस समय मार्केट के अंदर। इतने बड़े बड़े ट्रिगर हैं, उसमें गिफ्ट निफ्टी कोई मैटर नहीं करता। 20 पॉइंट नीचे कर दो तब भी कोई मैटर नहीं करेगा। मार्केट 10 बार ऐसा हुआ है कि जिस समय गिफ्ट निफ्टी ऊपर रहा और आपने डेज लो बंद किया है, और जिस दिन गिफ्ट निफ्टी बहुत ऊपर था आपने डेज लो बंद किया हुआ है। ये 10 बार ऐसा हो चुका है। तो इसलिए गिफ्ट निफ्टी को देखना है पहले तो थोड़े दिनों के लिए बंद इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि इस समय दूसरे ट्रिगर भारी है। एक पॉइंट अभी आपने चाइना वाला उठाया, वो एक्चुअली मैंने लिख लिया था। देखिए, चाइनीज़ मार्केट का गिरने से इंडियन मार्केट पे इम्पैक्ट आएगा, उसका कोई खास बड़ा रिलेशन नहीं है। ये इकोनॉमी के अंदर होता है, मार्केट टू मार्केट के अंदर नहीं होता। पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, चाइना के अगर मार्केट गिरता है ना तो यह भी आपके लिए भी अच्छी बात नहीं है। ये बात मैं समझ सकता हूँ कि आपका एशियन कंपटीशन है वो, लेकिन ये बात भी समझ लीजिएगा कि चाइना सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स भी है मेटल्स का। कल आपने चाइना के मार्केट्स को गिरता हुआ देख रहे थे, कल आप सारे अपने मेटल्स के देश के अभी चेक कर लो, आपको बकायदा मेटल इंडेक्स डेज लो पे, ज़्यादातर मेटल काउंटर्स डेज लो पे बंद हुए हैं। कहने का मेरे मतलब ये है कि चाइना को भी ज़्यादा नहीं टूटना चाहिए, नहीं तो एक ग्लोबल रिस्क एक और पैदा हो जाएगा। अभी आप जो गल्फ़ में या किसी और देश में देखते हैं, फिर बाद में चाइना पे आपको देखना पड़ेगा, तो ये अच्छी बात नहीं है। तीसरी पॉइंट पे आ जाते हैं। अब आपने पूछा कि एफआईज ने कल क्या और बॉटम बनेगा। देखिए, अभी बहुत जल्दी है ये कहना कि बॉटम बनेगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि हाँ, एफआईज की होल्डिंग किसी भी देश में एक लेवल तक कम या एक लेवल तक ही बढ़ सकती है। जैसे हमारे देश का एग्जांपल ले तो 20 से लेके 85 तक का दायरा है, मैं 25 से लेके 85 तक का एवरेज दायरा बता रहा हूँ। तो अभी हम चल रहे हैं 45% पे। तो मैं आपको फिर से लेवल बता देता हूँ। कल एफआईज ने माल बेचा है। कल एक और पॉइंट भी इंटरेस्टिंग है आपको बताने वाला, वो अभी आपको नोटिस कराता हूँ। 47% से 43% हुआ है। रिटेल की होल्डिंग कल थोड़ी सी और बढ़ी है, ये 59% हो गया है। ध्यान रखा जाए, अब मार्केट में रिटेल सबसे बड़ा प्लेयर बन चुका है, जिसके पास सबसे बड़ी होल्डिंग है लॉन्ग साइड की 59% की इन तीनों पार्टिसिपेंट्स में। एक और चीज़ जो कल मेरे को काफ़ी दिनों बाद दिखी, जिसका मैं वेट भी कर रहा था, जिसका डेडिकेटेड कल आपने क्वेश्चंस भी पूछा, वो था डीआईज। हमने कल कहा कि डीआईज के पास पैसा है बट डिप्लॉयमेंट की दिक्कत है, लेकिन कई बार डिप्लॉयमेंट ऐसे मौके मिल जाते हैं जब पे डिप्लॉय करें। कल पहली बार डीआईज की तरफ से खरीदारी थोड़े सब्सटेंशियल अमाउंट में हुई है। ये करीब 35% से बढ़कर सीधा 38% हुई है। 3% कल डीआईज ने माल खरीदा है। एथिकली ने डीआईज ने अपनी टोटल लॉन्ग होल्डिंग का करीब 8% कल माल खरीदा और नया खरीदा है।
तो ये अच्छा साइन है कि DIs थोड़ा एक्टिव हुए हैं और इस जगह पर आके अपना कंफर्ट दिखा रहे हैं। अगर आप मेरे से पूछेंगे कि इन तीनों लेवल्स में से सबसे इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है, तो मैं बोलूँगा DIs की कल की खरीद का, जहाँ पे उन्होंने 38% अब अपना लॉन्ग पोजीशंस बना दिया है। अगर आप मेरे से ये पूछेंगे कि रिटेल की होल्डिंग ज़्यादा होने के फ़ायदे नुकसान क्या हैं, नुकसान सिर्फ एक ही है कि अगर कोई ग्लोबल खबर अब आ गई तो ये रिटेल ट्रैप हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, आप कोई नेगेटिव खबर नहीं आनी चाहिए, ना ही ग्लोबल फ्रंट पे ना ही डोमेस्टिक फ्रंट पे। अच्छी खबरें आ जाए तो यही रिटेल आपको काफ़ी हद तक हेल्प करवाएगा और ऊपर जाके सौदे काटेगा, बाद में FIs चेज मारेगा। ठीक, लेकिन अगर कोई नेगेटिव खबर आती है तो ट्रैपिंग भी होगा, ध्यान रखिएगा। इसलिए अपनी पोजीशंस को इस चीज़ पे हमेशा मद्देनजर रखिएगा, कोई नेगेटिव खबर ना आए। तीसरा पॉइंट आपने में अगर FIs का पूछेंगे कि उसकी रोल की इंपॉर्टेंस क्या है, वो बिल्कुल नॉर्मल है, ऐसा कुछ है नहीं। 43% है। मैं वेट कर रहा हूँ कि 2-4% अगर और काटा पिटी करनी है तो आप कर लो, लेकिन इस बीच एक लेवल आपके साथ में जोड़ देता हूँ, कनेक्ट कर देता हूँ। 24,800 ये लेवल है। 24,000 मैं 800 भी नहीं बोलता, चलो मैं 24,600 से लेके 24,800 की रेंज बोलता हूँ। FIs को जितना बेचना है, अगर ये लेवल्स नहीं टूटते हैं, ट्रस्ट में ये बॉटम बनने वाले लेवल्स हैं। कल एक वाइब चलाई थी हमने कि बॉटम बन गया है क्या, उसकी शुरुआत भर कल हुई है, शुभ मुहूर्त हुआ है कल। मैं आपको एक लेवल के साथ ही कनेक्ट करता हूँ कि 24,800 24,600 अगर मार्केट ने बचा लिया तो एक राउंड की बढ़िया शॉर्ट कवरिंग मार्केट आपको देगा ज़रूर। ये 25,200 25,500 तक जाएगी, आई रिपीट माई सेल्फ। लेकिन ये FIs बेचें, जितना बेचना है ये लेवल्स तोड़ के ना बेचें। अगर ये लेवल्स टूट गया और FIs की बिकवाली हो रही है तो फिर आपको थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, FIs की DIs का पूरा विश्लेषण हो गया। कल के सत्र में हमने देखा कि बाजार में शुरुआत जो हुई थी शांत हुई थी, हालांकि जो क्लोजिंग हुई 25,000 के ना सिर्फ ऊपर हुई, बहुत ही क्रूशियल हमने लेवल को पार किया, बल्कि लोअर लेवल से 250 अंकों की रिकवरी हमने बाजार में दिखी। आज भी संकेत ठीक है डिम्पी, तेजी करने वाले अब क्या करें? क्या ये 25,000 वो जंक्चर है या फिर आपको लगता है कि नहीं? कल हमारे कुछ एक्सपर्ट से बातचीत हो रही थी, उनका कहना था कि 25,200 क्रॉस हो जाने दीजिए, फिर तेजी करना है आपको। आपके क्या विचार हैं? देखिए, 25,200 की बड़ी इंपॉर्टेंस है। 25,200 आपके लोस को प्रोटेक्ट करेगा। अब आप ये सोचिए कि आप एक बहुत ठंडी हवा में बैठे हो पहाड़ों पे, बिल्कुल आपको आप कब कपा रहे हो। मैंने एक राउंड की आपके सामने चद्दर लगा दी है, ऐसा कुछ लगा दिया जिससे आपको सीधी हवा नहीं लग रही है। अब इतना ही बचाव बहुत होता है किसी भी आदमी को उस जगह पे जिंदा रखने के लिए। बस ये ऐसा ही समझ लीजिए कि 25,200 जैसे आ जाएगा तो आप कप कपाते हुए आदमी के आगे एक वॉल सी लगा देंगे। अब वो कप कपाता हुआ आदमी ठीक रह सकता है, वो जिंदा भी रहेगा और हो सकता है स्वस्थ होकर बाहर भी आ जाए। तो एक वॉल का काम करेगा 25,200। उससे क्या होगा कि आपके जो इमीडिएट और पैनिक लो बने हुए हैं वो पैनिक लो प्रोटेक्ट हो जाएंगे। देखिए, आप कभी अस्पताल में भी जाएं तो डॉक्टर आपसे ये कहता है कि खतरा है बहुत अभी तो, है ना, लेकिन जैसे 2-3 दिन निकल जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है जैसे परसों उसकी तबीयत थी ना उसमें सुधार है। तो परसों वाली जो तबीयत आपकी बेंचमार्किंग बन जाती है, आप सारी कंपैरिजन ही परसों वाली तबीयत से करने लगते हो। एग्जैक्टली मार्केट 24,800 पे यही कर रहा है। 24,800 उसका जो लो बनाया, 24,800 का जस्ट नीचे लो बनाया, ये उसका पैनिक लो है, अब तक का वर्स्ट लो है इस अक्टूबर सीरीज का। अगर इस पैनिक लो को बचा लेगा तो अक्टूबर में ये लेवल कभी नहीं देखेगा और अक्टूबर में इसके ऊपर के लेवल देखेगा। ऊपर के लेवल देखते समय उसको पहले 25,200 का सामना करना पड़ेगा। वो अगर आ गया तो एक लेयर बन जाएगी, फिर आपका 24,800 नहीं टूटेगा। और जस्ट थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको FIs की होल्डिंग के साथ से ये बताया था कि FIs को जितना माल बेचना है बेचो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वापस झक मार के आपको आना ही पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, ये लेवल्स 24,800 नहीं ब्रेक होना चाहिए, इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। ये लेवल एवरेजेस के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं कि बाजार अगर ऊपर आता है, जैसे मैंने आपको टारगेट बताया, पहला 25,200 का है, दूसरा 25,500 तक का है। मेरे लिए पुल बैक मैं जितना देख पा रहा हूँ अभी तक सिर्फ 25,200 देख पा रहा हूँ अकॉर्डिंग टू द डाटा। इसमें मेरा अपना कोई एनालिसिस नहीं है, मैं ना बियर हूँ ना मैं बुल हूँ, मैं तो डाटा के साथ हूँ। ठीक, और 25,500 भी मेरे को दिख नहीं रहा, लेकिन पहले 25,200 मेरे को लग रहा है कि हाँ एक पुल बैक के ट्रेड के अंदर आप आ सकते हो। जिन्होंने कल सौदे बनाया उनका कंफर्ट बहुत ज़्यादा, और कल हमने आपको सौदे बनवाए भी थे। क्या है कि बनवाए थे कि इस अपॉर्चुनिटी का लॉस्ट मत करना। ये कई बार आप ज़्यादा तोड़ दोगे किसी चीज़ को तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी भी दिखने लगेगी। एग्जैक्टली कल मार्केट्स के अंदर खुलेआम अपॉर्चुनिटी दिख रही थी। उसके अंदर मेरे को चाहे बीजेपी जीते हारे उससे कोई खास बड़ा फर्क नहीं पड़ता, मार्केट को कल कवरिंग करनी थी तो करनी थी, सिंपल सा डाटा है। दूसरा पॉइंट है, अब आपके लिए जो पहला टारगेट है 25,200 को गया। नए वाले सोच रहे होंगे कि कल का बेस बन चुका है, अब मैं आ जाऊँ क्या मार्केट में उतर के आ जाऊँ।
हाँ आ सकते हो, लेकिन अब आपके पास दो चारे हैं। आप मना मत करो आने के लिए, लेकिन आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि मैं 25,000 पे खरीद रहा हूँ तो 25,200 मेरा टारगेट है और 24,800 मेरा सपोर्ट है। अब आपने बोला 200 पॉइंट नीचे सपोर्ट और 200 पॉइंट ऊपर का टारगेट है। प्रोबेबिलिटी क्या कहती है, क्या अचीव होगा? प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि टारगेट अचीव होगा। तो ये सिर्फ प्रोबेबिलिटी का गेम से मैं आपको बता रहा हूँ कि 25,200 तक की पोजीशन बन सकती हैं। थोड़ा बहुत और पुल बैक ड्यू है। मैं उसकी एक वजह बताता हूँ। कल मार्केट के अंदर निफ्टी के अंदर लॉन्ग पोजीशंस बनी है। फ्रेश लॉन्ग और अनवाइंडिंग होना दोनों ही खतरनाक होता है। अनवाइंडिंग आपको उभरने नहीं देगा, लॉन्ग आपको गिरने नहीं देगा। हालांकि क्वांटम बहुत ही छोटा था। मैं एक बार लेवल्स भी आपको बताता हूँ, सिर्फ 1.4% था। अगर ये कहीं 3% या 4% होता ओवाई एडिशन तो मैं कहता खुल्लम खुल्ला 25,200 आएगा। थोड़ा वॉल्यूम कम था इसलिए मेरे को 25,200 पे हल्का हल्का सा डाउट है, बट मेरी प्रोबेबिलिटी कहती है कि 65% चांसेस हैं कि 25,200 आप आ जाओगे, 24,800 जल्दी जल्दी नहीं तोड़ोगे। तो ये मैंने आपके लिए लेवल्स बता दी। अब रही बात ऑप्शंस की, ऑप्शंस वालों को ट्रेड नहीं करना है, देख के करना है, प्रोफेशनल लोगों की तरह करना है, काम करना है। मन नहीं लगाना है, भाव लगाना है। मन लगा लो कि मैंने सौदा ले लिया, अब मैं नहीं काटूंगा, भगवान मेरे को दे के ही जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा। अपने मन को जितना समझाओगे ऑप्शंस में उतना कमाओगे। मैं तो कहता हूँ जो ऑप्शंस में जो ट्रेड करते हैं ना, अपनी दीवारों के आगे बहुत सारे प्रिंसिपल्स लिखवा ले। उसकी दीवारों पे सिर्फ सफ़ेदी नहीं होनी चाहिए, उसके दीवारों पे प्रिंसिपल्स छपे होने चाहिए और बहुत मोटे मोटे अक्षरों में छपे होने चाहिए। और उस रूम को बंद करके बैठे, कोई साथ में ना बैठे, आप अपने दिमाग से और सामने लिखे हुए प्रिंसिपल्स को फॉलो कर लो तो उसका काम बन जाएगा। ये अपने ऊपर मैं लागू कर चुका हूँ, इसलिए बता रहा हूँ। मैं जहाँ बैठता हूँ या मैं घर में जहाँ बैठता हूँ, मैंने अपनी दीवार पे F&O के प्रिंसिपल्स लिखवाए हुए हैं ताकि बार बार मेरे को वो चीज़ रिकॉल हो। ये पॉइंट है बस। ठीक है, तो निफ्टी पर आपके लिए रणनीति होगी। निफ्टी बैंक की बात करें तो आज निफ्टी से ज़्यादा फोकस निफ्टी बैंक पर रहेगा क्योंकि आरबीआई की आज पॉलिसी भी आने वाली है। हालांकि पॉलिसी दरों में कोई बदलाव की उम्मीद नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आरबीआई अपना जो स्टांस है पॉलिसी को लेकर, अभी फिलहाल विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन को है, उसको थोड़ा चेंज करे और स्टांस आरबीआई की तरफ थोड़ा और क्लियर हो जाए कि अगर दरों में कटौती होनी है तो कब होगी और किस क्वांटम में कितने समय तक होगी। ये चीज़ें फोकस में रहेगी। निश्चित तौर पर हमारी कवरेज भी होगी आज पॉलिसी को लेकर। लेकिन निफ्टी 4,000 पॉइंट का स्ट्रेट फॉल हमने देखा बैंक निफ्टी में। कल फिर से 51,000 के ऊपर निफ्टी बैंक आ गया है। निफ्टी के मुकाबले आपको भी लगता है कि निफ्टी बैंक ही अभी ज्यादा कंस्ट्रक्टिव है अगर तेजी करनी है तो? चलिए, इसका आंसर देने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप ब्याज दरों में कटौती चाहते हो कि नहीं? बिल्कुल चाहते हैं, सभी चाहते हैं। कितना चाहते हैं? कितना होनी चाहिए ब्याज दरों में कटौती? नहीं, जो माहौल है उसके हिसाब से 24% से आधे परसेंट जो भी हो जाए, मतलब वो तो बाजार के लिए पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब बात इसी में मैं शुरू कर देता हूँ। 0.25% की अगर कटौती होती है, मार्केट इसको रिस्पेक्ट करेगा और इसके लिए वो अप्लाई, वो तैयार है उसके लिए। देखो, कल मार्केट को अगर चलना नहीं था तो ऐसा ये होता ही नहीं। अच्छा, कल मेरे को सिर्फ एक अच्छी खबर बता दो, सिर्फ वो भी बोलेंगे अगर मैं बीजेपी वाली बात बोल दूंगा तो लोग बोलेंगे आप उस पार्टी के प्रवक्ता हैं। पहली बात तो मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, ये सिर्फ मार्केट के सेंटीमेंट है, उसके साथ मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, बस और कोई पॉइंट नहीं है। कल अगर ये बीजेपी वाली एक खबर को मैं एक्साइटमेंट के तौर पर ना जोड़ दूँ, कल एक मेरे को चीज़ बता दीजिए जो आपके पास अच्छा था, जो आपके पास बहुत अच्छा था। क्या ग्लोबल मार्केट्स बहुत अच्छे थे, गिफ्ट निफ्टी बहुत अच्छा था, चाइना बहुत अच्छा था, कल भी तो चाइनीज़ मार्केट टूट रहा था, या और बहुत ऐसी कौन सी चीज़ अच्छी थी? कुछ अच्छा नहीं था। सिर्फ एक ऐसी जगह पर आके खड़े हो गए थे जहां पर आपको मैं थोड़ा सा भी पुश कर दूंगा ना तो आप उसकी रिस्पेक्ट करोगे। एग्जैक्टली बैंक निफ्टी वही करेगा। अगर आज आरबीआई थोड़ा सा भी इसको पुश कर देगा, बैंक निफ्टी रिएक्ट करेगा। बोले नहीं, अगर 0.25 नहीं कटा तो फिर क्या होगा? तो बाजार में कुछ नहीं होगा, तो कुछ भी नहीं होगा, निराशा भी नहीं होगी। निराशा तो क्यों नहीं होगी? वे ऑलरेडी डिस्काउंटेड है, वो तो पहले से पता है आरबीआई 0.25 कटाएगा या तो कुछ नहीं करेगा। पोल ये कहता है कि 75% लोगों ने बोला कि कुछ नहीं होगा, तो कुछ नहीं होगे पे कुछ नहीं होना है, और अगर कुछ हो गया तो बैंक निफ्टी भी कुछ करके दिखाएगा। कितना करके दिखाएगा? वो लेवल्स के हिसाब से। आप 0.25 लाओगे 200-300 पॉइंट चलाएगा, आप ज़्यादा लाओगे तो 800 पॉइंट चला सकता है। और ट्रस्ट मी, मेरे को ये नहीं पता कि आरबीआई गवर्नर क्या सोच रहे हैं। मेरा अपना मानना है कि गवर्नर साहब 0.25% की कटौती कर सकते हैं। मैं उस कैंप में हूँ जिसमें 23% लिखा है, क्योंकि अभी नहीं होगा तो कई बार डिले हो जाता है, देरी हो जाती है।
तो देरी ना हो, इसलिए मैं उस कैंप में हूँ जो 23% लोग ये कह रहे हैं कि शायद 0.25% की कटौती होगी। ये रिक्वायरमेंट ऑफ द सिस्टम है और लिक्विडिटी वगैरह का ऐसा कुछ इन्फ्लेशन का प्रेशर नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आप बैंक निफ्टी के लेवल्स पे आते हैं। 51,000 का लेवल आप ऑलरेडी आप अचीव कर चुके हैं। 51,400-500 तक का आपका पुल बैक की रेंज बनती है, तो आपके पास 400 पॉइंट कमाने के लिए है। आपके पास 50,800 का एक पक्के वाला सपोर्ट है। आज 50,800 नहीं टूटे, बस यही आपने कर दिया तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा। मार्केट को ज़्यादा पॉइंट एक साथ नहीं जोड़ने, एक साथ जोड़ते हैं तो फिर फोमो आता है, आपसे फियर ऑफ मिस आउट होता है कि देखो यार बाजार 2 दिन में कितना टूटा हुआ था, मेरे से खरीदा नहीं गया, मैं फिर खरीदने के लिए आतुर होके आ जाता हूँ। और एक और पॉइंट, अगर आप पुट कॉल रेशो वगैरह भी कैलकुलेट करेंगे तो दोनों की, एक की है निफ्टी की 0.74 और एक की है 0.70 अराउंड, तो दोनों ही फेयर वैल्यू पे खड़े हैं, महंगे नहीं हैं, ये सस्ते हैं, अभी इनमें गुंजाइश है। ये गुंजाइश 400-500 पॉइंट की है बैंक निफ्टी की, इसलिए जिन्होंने कल बैंक निफ्टी प्लस किया उनको हमारी तरफ से बहुत बधाई। हमने खुल्लम खुल्ला आपको बोला था कि लैब ट्रेड ज़रूर लेना, इस अपॉर्चुनिटी को खोना नहीं। तो आज आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के बैठे रहना, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपका 50,800 का होगा। और जिनको नया लेना है मैं उनके लिए बता देता हूँ, 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 400 से 500 पॉइंट का गेन है। रेशियो अभी भी बैंक निफ्टी में 1:2 है, लेकिन इसमें एक स्टार मार्क के कंडीशन लगानी होगी आरबीआई गवर्नर की। आरबीआई गवर्नर आपकी हेल्प कर दे। आरबीआई गवर्नर ये ना बोल दें कि 95 का क्रूड हो जाएगा, आरबीआई गवर्नर ये बोले कि देखिए मैंने 0.25 काट दिया, बस इतना ही फ़र्क है। वो आपको जैसी कमेंट्री आएगी आप बिल्कुल तैयार रहना उसके लिए। और मैं फिर से बोलता हूँ, मार्केट के अंदर आज का जो आरबीआई गवर्नर का फैसला होगा वो आज ही आज में ख़त्म भी हो जाएगा, चाहे वो बढ़ाने घटाने का हो या ना घटाने का हो। आपको आज के बाद कल से फिर से वही सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी जो अभी तक अमूमन आप देखते आ रहे हो। लेवल्स मैंने क्लियर कर दिए, शॉर्ट वॉट करना नहीं है दोनों चीज़ों में। शॉर्टिंग वाली अपॉर्चुनिटी वैसे भी खत्म हो चुकी है और दूसरा भी शॉर्ट वगैरह करना नहीं है। ऑप्शंस ट्रेड की बात बोल देता हूँ, ऑप्शंस वाले बैंक निफ्टी में ट्रेड करें क्योंकि आज इसका इवेंट है और इसकी एक्सपायरी भी है। आज बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है, तो आप थोड़ा देख के कीजिएगा। कई सारे लोग हीरो और जीरो ट्रेड में बिलीव करते हैं, कई बार मेरा भी होता है, बट फिर भी उसके अंदर अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो थोड़ा सावधानी के साथ इस समय ट्रेड करने की ज़रूरत है। 10 शेयर F&O बैन में है। रेशोज़ मैंने ऑलरेडी FIs वगैरह की आपको बता दी है। ये मार्केट का पूरा सेटअप है। राहुल घोष इस बीच मेरे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है राहुल सर आपका, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। थोड़ी देर में सोनी पटनायक भी मेरे को कार्यक्रम में दिखेंगी और लंबी छुट्टी के बाद आज वापस लौट रही हैं, तो उनसे भी बातचीत होगी। राहुल सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जरा बताइएगा सर, निफ्टी और बैंक निफ्टी पे आपका एनालिसिस, जो पॉइंट हमने रखे हैं उसमें अगर कोई गड़बड़ है या कोई रीडिंग गलत हुई है तो उसको करेक्ट कीजिए और अपने भी पॉइंट रखिए सर। नमस्ते और गुड मॉर्निंग। तो आपने जो निफ्टी के पॉइंट्स रखे वो बिल्कुल सही है। थोड़ा सा एक पॉइंट में ऐड करना चाहूंगा उसमें कि शॉर्ट का लेवल जो है वो दो सिचुएशन में आ सकता है। पहले तो अगर 24,800 के नीचे आपको क्लोजिंग दिख रहा है या 24,800 के नीचे आपको मोमेंटम दिख रहा है, आप शॉर्ट जा सकते हैं। दूसरा 25,250 के वहां पे आपको देखना पड़ेगा कि इसके ऊपर आपको रिजेक्शन दिख रहा है कि नहीं। दैट इज 25,250, 25,300, इस लेवल पे आपको अगर रिजेक्शन मिल रहा है और आप देख रहे हैं प्राइस 25,200 के नीचे आ रहा है और एक नेगेटिव कैंडल बन रहा है, आप वहां पे भी शॉर्ट कर सकते हैं। दूसरा साइड में अगर 25,250 के ऊपर आपको एक बुलिश क्लोजिंग मिल सकता है तो आप लॉन्ग भी जा सकते हैं। तो दोनों तरफा का ट्रेड हो सकता है। एक 25,250 के नीचे अगर रिजेक्शन आता है और प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है, और दूसरा अगर एक बुलिश क्लोज होता है 25,250 के ऊपर। स्पेसिफिकली बैंक निफ्टी एक बहुत ही अच्छा डिमांड जोन से बाउंस हुआ है। तो आज अगर सस्टेन करता है बैंक निफ्टी और आप देख रहे हैं कि आज भी एक बुलिश क्लोज होता है बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी आज के डे एंड में अराउंड 320 पे बाय किया जा सकता है, अज्यूमिंग 51,400 के ऊपर ट्रेड कर रहा है बैंक निफ्टी। ये लेवल्स होंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में आज के लिए और नेक्स्ट फ्यू डेज के लिए। मैं आपसे अभी स्टॉक से पता करेंगे। इस बीच सोनी पटनायक भी मेरे को अब स्क्रीन पर दिखने लग गए हैं। सोनी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। आपकी लंबी छुट्टी थी, कहाँ पे गए थे आप छुट्टी में? जी गुड मॉर्निंग टिम्पी जी लास्ट वीक लॉन्ग वीकेंड था, बर्थडे वीक था मेरा, तो इसलिए छुट्टी पे थी। हाँ, अरे वाह, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे हमारी तरफ से, और आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, खूब सारी वेल्थ कमाएं और हमारे दर्शकों को भी खूब सारी वेल्थ कमाने में हेल्प करें, ये शुभकामनाएं हैं। अच्छा सोनी मैम, जरा बताइए आपके आज के शेयर्स कौन से हैं? जी टिम्पी जी, पहला मेरा
रहेगा पिक BEL में, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। वहां पे कल हमने देखा है कि एक जो रिवर्सल आया है फ्रॉम सपोर्ट ऑफ 265 से 270 के रेंज पे, एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल पैटर्न बनाया है डेली चार्ट्स पे। प्लस कॉल पे हम देख सकते हैं कि ओपन इंटरेस्ट अनवाइंड होते हुए नजर आए हैं हायर स्ट्राइक्स 290 के कॉल तक। सो यानी कि राइटर्स एग्जिट करे पोजीशन, बुलिश एंगल्फिंग कैंडल पैटर्न बनाया है, रिवर्सल काफी स्ट्रॉन्ग है। सो यहाँ पे BEL की खरीदने की सलाह रहेगी। करंट प्राइस पे बाय कर सकते हैं, कोई भी हल्के से डिक्लाइन 280 तक बाय कीजिए, 276 स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाइए, 290 के टारगेट्स के लिए यहाँ पे आप होल्ड कर सकते हैं। सो ये पहला पिक। और दूसरा पिक यहाँ पे रहेगा हमारा टोरेंट फार्मा पे, जहाँ पे हमने देखा है कि एक अच्छा बाइंग कल नजर आया है और 20 EMA के हर्डल के ऊपर सस्टेन करते हुए नजर आया है। सो टोरेंट फार्मा आप खरीद सकते हैं, हल्के से अगर आपको डिक्लाइन नजर आता है कैश के लेवल में 3500 तक, वहां पे बाय कीजिए। ये एक ऑप्शन चेन ब्रेकआउट भी आया है। सो यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगाए 3480 का कैश के लेवल में, और यहाँ पे आपका लक्ष्य रहेगा 3600। टारगेट के लिए आपको टोरेंट फार्मा को खरीदना है, 3,480 रुपये का आपके लिए स्टॉप लॉस बनेगा। और जो दूसरा शेयर उसके लिए कल खबर का भी ट्रिगर था, BEL, इनको 500 करोड़ रुपए की एक ऑर्डर की खबर आई थी। और वैसे भी हमने देखा कि PSU स्टॉक्स और ख़ास तौर से वो स्टॉक्स जिनको मोदी स्टॉक्स के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ पर कल रिकवरी का एक बढ़िया सेशन चल रहा था। 280 रुपये का भाव आ गया है 5% तेज़ी के साथ, लेकिन 287, 290 के लिए आपको इसमें ट्रेड करना है तो आप बने रहिए 276 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ। राहुल जी, आप बताइए आपके स्टॉक्स कौन से हैं, आपका कन्विक्शन कौन से शेयरों पर आज है? तो मेरे साइड से एक लॉन्ग और एक शॉर्ट होगा। लॉन्ग जिंदाल स्टील पे, जनरली मेटल सेक्टर्स एज अ होल आप नोटिस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल से बाउंस कर रहा है, और जिंदाल स्टील जो 983 के पास चल रहा है, 990 के ऊपर बाय कर सकते हैं। इसका स्टॉप लॉस होगा 960 का और टारगेट होगा 1035 का। दूसरा शॉर्ट साइड में सोनाटा सॉफ्टवेयर, लास्ट 3 डेज आप नोटिस करेंगे कि बेरिश फॉर्मेशन है और स्टॉक वीक है, लोअर हाइस लोअर लोज बना रहा है, तो शॉर्ट कर सकते हैं सोनाटा सॉफ्टवेयर को। स्टॉप लॉस रखिएगा 585 का और टारगेट रखिएगा 561 का सोनाटा सॉफ्टवेयर में। टाटा सॉफ्टवेयर को शॉर्ट करने की सलाह है, JSPL को लॉन्ग करने की सलाह है, 1035 का टारगेट, 960 रुपये का स्टॉप लॉस। राहुल जी, मेटल स्टॉक्स में हम देख रहे हैं कि अब थोड़ा सा करेक्शन बढ़ रहा है और मेटल इंडेक्स भी लगातार 4 दिन से टूट रहा है। एक चाइना वाला फैक्टर है कि वहाँ की इकोनॉमी को लेकर जो मंदी की आशंका है वर्ल्ड बैंक ने भी जताई है और वहाँ की सरकार खुद भी कह रही है कि अभी हम मंदी के शिकंजे से मतलब बाहर नहीं आए हैं, थोड़ा सा प्रेशर और बढ़ सकता है इकोनॉमी में। आप जरा ये बताइए कि मतलब सेफ होगा ना, ठीक होगा ना लॉन्ग का ट्रेड लेके जाना? तो एक्चुअली आप नोटिस करेंगे सारे मेटल काउंटर्स, आप सेल नोटिस कीजिए, टाटा स्टील नोटिस कीजिए, अभी जो जिंदल स्टील के बारे में मैंने बात किया, एक बहुत ही छोटा सा बेस से बाउंस कर रहा है, और जो बाउंस वाला लेवल है वो एक मल्टी ईयर सपोर्ट है और मल्टीपल टाइम्स प्राइस ने सपोर्ट लिया है यहाँ पे, तो इसीलिए एक लॉन्ग का ट्रेड बन रहा है। और आप नोटिस करेंगे मैंने एक कंडीशनल लॉन्ग दिया था, 983 पे चल रहा है और 990 के ऊपर लॉन्ग दिया था। सेम वे आप सेल में नोटिस करेंगे 138 के ऊपर लॉन्ग कर सकते हैं। तो ये कंडीशनल लॉन्ग ट्रेड फ्रूटफुल हो सकता है, क्योंकि जो बेस बना है वो अगर बेस स्टेडी हो गया तो गुड 7-8% ऊपर साइड में रैली मिल सकता है हम इन काउंटरों में। ठीक है, यह आपके लिए सलाह होगी या JSPL को लेकर कंडीशनल कॉल होगी। सोनाटा सॉफ्टवेयर में क्या कोई बदलाव आप करना चाहेंगे, क्योंकि आपने शॉर्ट की कॉल दी है राहुल जी, वैसे FNO का पार्ट नहीं है फिलहाल शेयर ये तो? बिल्कुल सही कहा आपने, FNO का पार्ट नहीं है, बट जो सपोर्ट लेवल है 580 का, आप डेली चार्ट पे नोटिस करेंगे 580 का एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट है, और एक डिमांड जोन भी था 575 पे। तो अगर स्टॉक वीक खुल रहा है तो इंट्राडे के लिए भी शॉर्ट खुल सकते हैं। अगर आप देख रहे हैं सोनाटा सॉफ्टवेयर 575 के नीचे आज ट्रेड कर रहा है, तो इंट्राडे के लिए भी शॉर्ट कर सकते हैं। दूसरा, शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज, जैसे मैंने कहा स्टार्टिंग में कि 5200 या 250 या 25,250 या 24,800 के नीचे कंफर्ट है शॉर्ट करने के लिए। अभी भी थोड़ा सा स्टीम है अपसाइड में, ये पुल बैक में, जैसे डिम्पी जी भी कह रहे थे, एक और 200 पॉइंट स्टीम दिख सकता है पुल बैक में, इसलिए शॉर्ट के कैंडिडेट इस पुल बैक में थोड़े कम मिल रहे हैं। एक और स्टॉक आप देख सकते हैं टाइटन, बट वो भी एक कंडीशनल शॉर्ट होगा क्योंकि एक सपोर्ट लेवल पे है। 3400 के नीचे ही शॉर्ट का कैंडिडेट बनता है, अभी 3490 चल रहा है,
और 3450 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं इसके लिए। ठीक है, टाइटन में भी आप कंडीशनल शॉर्ट कर सकते हैं। हालांकि टाइटन के शेयर में हमने देखा है कि पिछले 4-5 सत्र में थोड़ी कमजोरी ऊपरी स्तरों से बढ़ी है। 38 रुपए के भाव से अभी 35 रुपए के नीचे शेयर कारोबार कर रहा है। हालांकि जो आंकड़े आए थे टाइटन की तरफ से Q2 के जो अपडेट आए थे वो बढ़िया आए थे, खासतौर से ज्वेलरी बिजनेस को लेकर जो अपडेट था उनका। चलिए ठीक है, ये आपके लिए सारे के सारे स्टॉक्स हो गए, उनकी पड़ताल भी होगी, लेवल्स भी हमने पूरे बाकायदा चेक कर लिए। अब ये जरा समझ लेते हैं कि आज खबरों के दम पर एक्शन कहां पर होगा और अपडेट्स कौन से आए हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है। हमारे सहयोगी शरद दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद बताइए, अपडेट्स कौन सी हैं और खबरें कौन सी हैं? जी बिल्कुल अभिषेक, सबसे पहले एसकेएफ के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे कंपनी ने अनाउंस की है अपनी डिमर्जर, अपनी ऑटोमोटिव और इंडस्ट्रियल बिजनेस को लेके। अब याद रखिए जो डिमर्जर अनाउंसमेंट आया है ये इनलाइन आया इनके ग्लोबल पेरेंट के स्ट्रेटेजी को लेके। एसकेएफ इंडिया जो है ऑपरेट करेगी एक सिंगल लिस्टेड एंटिटी ही के जरिए। इंडस्ट्रियल बिजनेस डिमर्ज हो जाएगी एक सेपरेट होली ओन्ड सब्सिडरी को लेके। एनालिस्ट का मानना है कि यहाँ पे थोड़ी वैल्यू अनलॉकिंग देखने मिल सकती है। पीबी फिनटेक की बात करें तो यहाँ पे आइडिया ने ऑब्जर्वेशंस इशू किए हैं उनके इंस्पेक्शन को लेके, उनकी होली ओन आर्म्ड पॉलिसी बाजार को। हालांकि कंपनी ने कहा कि कोई मटेरियल इम्पैक्ट नहीं रहेगा और वो रिस्पॉन्स भी फाइल करेंगे। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा पे इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट चेंज आया है। रिंकेश रॉय को अपॉइंट किया गया जॉइंट एमडी और सीईओ के पद पे। इंटरेस्टिंगली देखा जाए तो ये एक्स चेयरमैन ड्रेजिंग कॉर्प के रहे हैं और बड़े बड़े पोर्ट्स हैं जैसे कि टूटिकोरिन, विशाखापट्टनम, पारादीप, उसके भी चेयरमैन रहे हैं। तो ऑफकोर्स यहाँ पे जो है चेंज इन मैनेजमेंट रहेगी तो इनकी जो एक्विजिशन स्ट्रैटेजी है स्पेशली जो प्राइवेट पोर्ट्स को लेके भारत में, उस पर ज़्यादा फोकस रहेगा बाजार का। फिनिक्स मिल्स की Q2 अपडेट की बात करें तो रिटेल कंजम्पशन और ग्रॉस रिटेल कलेक्शंस में अच्छी स्ट्रेंथ देखने मिली है और ओवरऑल जो है अच्छे नंबर्स आए हैं। वेदांता का आज जो है बोर्ड मीट होने वाला है इंटरिम डिविडेंड अनाउंसमेंट के लिए और अभी तक लगभग 35 रुपये का डिविडेंड अनाउंस हो चुका है। बात करते हैं आईआरबी इंफ्रा की। सितंबर मंथ के जो ग्रॉस कलेक्शंस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं। लगभग आप कह सकते हैं 19% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखने मिला है। वही वरुण बेवरेजेस खास करके आज पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने मिल सकता है। वो पेप्सिको ग्लोबल ब्रांड के बॉटलर है भारत में। यहाँ पे पेप्सिको जो ग्लोबल कंपनी, उन्होंने कहा कि डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ जो है भारत में और इमर्जिंग मार्केट्स में दिखेगा। हालांकि जो उसके अलावा जो ग्लोबली बात करें वहाँ पे जो है डिमांड सबड्यूड देखने मिल रहा है, यानी कि भारत और इमर्जिंग मार्केट्स में अच्छा प्रदर्शन अभी भी जारी है। वेल्सपन एंटरप्राइज को लगभग 2000 करोड़ का बीएमसी से ऑर्डर आया है टनल प्रोजेक्ट में। और टाटा टेक की बात करें तो BMW ग्रुप के साथ जो एक जेवी किया है जहाँ पे सॉफ्टवेयर और बिजनेस IT सॉल्यूशंस पे जो है फोकस रहेगी। और आखिरी स्टॉक सिग्नेचर ग्लोबल, यहाँ पे Q2 नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग आए ऑपरेशनली। प्री सेल्स जो है लगभग आप कह सकते हैं 3 गुना बढ़ गया ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। कलेक्शंस में भी 30% का ऑलमोस्ट उछाल आया है। तो ये कुछ एक खबरों वाले शेयर्स थे। अब मैं अपने सहयोगी वरुण को भी साथ ही जोड़ लेता हूँ एक साथ ही, ताकि वो जरा ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स वगैरह भी आपको बैक टू बैक बता दें। फिर दोनों मेहमानों से हम जल्दी सारी चीज़ें, सभी शेयर्स के बारे में आइडिया ले लेंगे कि ट्रेड कहाँ पे बनता है। वरुण गुड मॉर्निंग, जरा बताइए रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं। गुड मॉर्निंग डिप्टी। तो शुरुआत करूंगा AMC स्टॉक्स के साथ और यहाँ पे नोमुरा के दरअसल रिपोर्ट आई है और AMC कंपनियों पे इन्होंने अपने कवरेज की शुरुआत की है। शुरुआत करता हूँ HDFC AMC के साथ, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने कवरेज की शुरुआत की है। खरीदारी की सलाह है और 5000 रुपये के प्राइस टारगेट है। इसके अलावा निपॉन AMC पे भी इन्होंने बाई की रेटिंग दी है, 785 का प्राइस टारगेट। और UTI AMC पे न्यूट्रल का कॉल है, 1300 रुपये का प्राइस टारगेट इन्होंने दिया है। इनका कहना है कि यहाँ के ग्रोथ पे काफ़ी सारे लीवर्स है। लॉन्ग टर्म स्टोरी जो है वो इन कंपनियों की इंटैक्ट है। जो सेविंग्स की फाइनेंशियलाइजेशन चल रही है उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी जो है ये पूरा सेगमेंट या फिर पूरा सेक्टर जो है वो बन के उभर सकता है। इनफैक्ट इनका कहना है कि FY24 से FY30 तक AUM में आपको 18% की साल दर साल ग्रोथ जो है वो इस पूरे सेक्टर में देखने मिल सकती है। इसके लिए आपको AMCs पे आप बेट करना है। HDFC AMC और निपॉन AMC ये दो पे बाय दिया है और UTI AMC पे इनका न्यूट्रल का कॉल है। प्राइस टारगेट मैं आपको बता चुका हूँ। अब बात करते हैं सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी IGL की, जहाँ पे सिटी ने खरीदारी की सलाह दी है और 620 के प्राइस टारगेट दे रहे हैं। इनका कहना है कि वॉल्यूम ग्रोथ रिवाइवल जो है वो आपको इस कंपनी में देखने मिल सकती है और जो व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी है वो भी इस कंपनी के लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकती है और इनकी अभी भी खरीदारी की सलाह है 620 के प्राइस टारगेट के साथ। SBI पे नोमुरा की रिपोर्ट है, इनकी खरीदारी की सलाह है और यहाँ पे प्राइस टारगेट जो है वो 980 का है। इनका कहना है कि फिर से एक बार स्टॉक पे आपको देखना चाहिए क्योंकि यहाँ पे कंपनी की जो एसेट क्वालिटी है वो तो काफ़ी अच्छी है और वेल प्लेस्ड है।
डिपॉजिट जिस तरह से कंपनी लगातार बढ़ा रही है उसमें, और फिलहाल जो कंडीशंस चल रही है ओवरऑल डिपॉजिट को लेके, और साथ ही साथ अगर रेट कट साइकिल चालू होता है तो भी ये कंपनी जो है सबसे वेल प्लेस्ड है, और वैल्यूएशन जो है स्टॉक के काफ़ी बेहतर है। इसके लिए एसबीआई जो है इनकी टॉप पिक है बैंकिंग सेक्टर में 980 के प्राइस टारगेट के साथ। आखिर में एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है जेफरीज की इंडियन पॉलिटिक्स में। कल जो नतीजे आए हैं हरियाणा और जेएनके के, उसके ऊपर इन्होंने रिपोर्ट निकाली। इनका कहना है कि जेएनके तो एक्सपेक्टेड था कि कांग्रेस अलायंस की विक्ट्री होगी, वो हुआ, लेकिन हरियाणा में जो रिजल्ट्स आए हैं वो बीजेपी को काफ़ी कंफर्ट देते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये है कि हरियाणा का जो आउटकम आया है वो इन्वेस्टर सेंटिमेंट को बूस्ट करेगा इंटरिम पीरियड में। तो ये एक इंपॉर्टेंट हाईलाइट है जेफरीज की रिपोर्ट के से जो निकल के आई है, तो मैंने सोचा कि ये भी इंपॉर्टेंट है तो आपको बता दूं मार्केट के लिहाज से खासकर। करेगा भी, बूस्ट करेगा, क्योंकि हरियाणा एक इंडस्ट्रियल स्टेट है। वहाँ पे कहने को हरियाणा में एग्रीकल्चर है, लेकिन अगर आप 50% ऑफ हरियाणा देखेंगे तो वो इंडस्ट्री से पड़ा हुआ है। मतलब आप ऐसा कोई मल्टीनेशनल कंपनी नहीं है जिसका ऑफिस हरियाणा के बॉर्डर पे ना हो या फिर हरियाणा पे ना हो। गुड़गांव है, हम उसको दिल्ली एनसीआर का पार्ट मानते हैं, लेकिन वो है गुड़गांव एक्चुअली में हरियाणा का पार्ट, जहाँ पे टॉप 500 फॉर्चून जो कंपनीज है उसमें से 250 कंपनीज का कॉर्पोरेट ऑफिस उसी गुड़गांव में ही है। खैर एनी हाउ, वो पॉलिटिकल पॉइंट पे एक बार ज़रूर नोटिस करेंगे, लेकिन हाँ ये सरप्राइजिंग फैक्टर ज़रूर था। ये सबके लिए सरप्राइजिंग था, इनफैक्ट पार्टीज़ के लिए छोड़िए, ये जो आम लोग अपना कैलकुलेशन करते हैं उनके लिए भी सरप्राइजिंग था जो कल नंबर आए हैं। आगे चल के इसका दूर तलक आवाज़ ज़रूर जाएगी। आगे बढ़ें, अब जरा आप एक एक करके आते हैं। जैसे एसबीआई पे नमूरा की एक रिपोर्ट आई है, जरा वो भी लेके आइएगा। एसबीआई पे वो ये कह रहे हैं कि हमारा ये टारगेट है वो 980 का है एसबीआई पे। हाँ, 780 चल रहा है, 980 200 पॉइंट है। बैंक निफ्टी का मेजर कंटेंडर में से एक है। सोनी पटनायक एक बार जरा एसबीआई पे अपना टेक दीजिए तो। डिम्पी जी देखिए, एसबीआई में मुझे लगता है कि थोड़ा सा भी साइडवेज मोमेंटम पे पकड़ा हुआ है। 820 के ऊपर अच्छे से सस्टेन नहीं कर पा रहा है, और नीचे में 760 का एक सपोर्ट लेके रखा है। सो कहीं ना कहीं अगर 820 के ऊपर सस्टेन करता है तो मुझे लगता है उसके ऊपर एक अच्छा ब्रेकआउट आएगा ऑप्शन मैट्रिक्स में, और वहां से हम देख सकते हैं कि टुवर्ड्स 860 880 लेवल जा सकता है। करंट लेवल पे जो ये साइडवेज मोमेंटम है 760 बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट है। 760 को ना ब्रेक करे तभी जाके वो ऊपर रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हुए नजर आ सकता है। अभी के लिए वेट एंड वॉच कीजिए। बाई यहाँ पे बनेगा 820 के ऊपर ही आप इसको बाई कर सकते हैं। उसके ऊपर हायर टारगेट्स 860 880 भी एक पोजिशनल ट्रेड के तौर से आपको नजर आ सकता है। अंता पे खबर है कि बोर्ड की बैठक है 9 तारीख आज, और दूसरा इंटीरियम डिविडेंड डिक्लेयर होगा 35 रुपया। ठीक है, तो ये पॉइंट एक नोटिस करने वाला है, लेकिन ध्यान रखा जाए वेदांता ग्लोबल शेयर का रिप्रेजेंटेटिव भी है। चाइना का जो फॉल है वो इसको उठने नहीं देगा और डिविडेंड इसको गिरने नहीं देगा। तो एक बार ज़रा रेंज चेक करवा लेते हैं। राहुल जी, वेदांता चेक करना, हाई और लो क्या बना सकता है आज का और कैसे ट्रेड करना है। वीडीएल स्पेसिफिकली अगर बात करें, मेटल काउंटर में थोड़ा बेटर लग रहा है चार्ट्स। बाकियों का मैं आपको बता रहा था कि एक सपोर्ट लेवल से बाउंस ले रहा है और एक छोटा सा बेस बनाया है, तो पॉजिटिव है व्यू डे के लिए। 501 के ऊपर आपको बाइंग दिख सकता है 515 लेवल्स तक। अगर शॉर्ट साइड में प्ले करना है थोड़ा केयरफुली प्ले करना पड़ेगा, क्योंकि जो कैंडल का लो है, जो डेली कैंडल का लो है 485 के नीचे, उसके नीचे ही शॉर्ट कैंडिडेट बनता है। तो 485 पे एक सपोर्ट लेगा और 501 के ऊपर बाय कर सकते हैं वीडीएल। ये आज के लेवल्स होंगे। ठीक है, डन। एक शेयर राहुल जी आप और चेक करो, वो है आईआरबी इंफ्रा। इन्होंने अपने सितंबर के टोल कलेक्शन बताए हैं। ये कह रहे हैं कि 19% बढ़े हैं और ये 4,200 करोड़ रुपए हमने टोल का कलेक्शन किया है। 4,000 रकम एक महीने के सितंबर की बहुत बड़ी रकम होती है। आईआरबी इंफ्रा कल भी डेज हाई पे बंद हुआ है। एक बार जरा आपकी रिकमेंडेशन, और कितना चलेगा। बिल्कुल सही फरमाया आपने कि डेज हाई पे बंद हुआ है, बट डेज हाई एक रेजिस्टेंस पे आके बंद हुआ है। तो अभी इस लेवल पे बाय करना मेरे ख्याल से सजेस्टिव नहीं है, दो कारण की वजह से। एक, जो रेजिस्टेंस लेवल है वो 59 से लेके 62 तक का है। तो अगर बाय का कैंडिडेट आईआरबी कोई अपने रेडार पे रखना चाहता है तो 62 के ऊपर बाय इनिशिएट करिएगा। दूसरा, जहां से सपोर्ट लिया है वो बहुत ही वीक सपोर्ट एरिया है।
मेन जो आईआरबी का सपोर्ट एरिया है वो 52 के आसपास है। तो इन दो कारणों की वजह से इस लेवल पे लॉन्ग इनिशिएट नहीं करेंगे। 2-4% ऊपर जा भी सकता है, बट जब तक मेन जो रेजिस्टेंस लेवल पार नहीं होता है, मीडियम टर्म या शॉर्ट टर्म लॉन्ग का कन्विक्शन कम बन रहा है। पॉलिसी पर सभी की नजर रहेगी आरबीआई की, और हमारी जो महा कवरेज जो शुरू हो जाएगी 9:45 पर, यानी कि अब से 1 घंटे से भी कम का समय रह गया है, और 10 बजे से आरबीआई गवर्नर की स्पीच शुरू होगी जहां पर वो पॉलिसी को लेकर अनाउंसमेंट करेंगे। तो आपको 18 स्वदेश पर बने रहना है बिल्कुल सटीक इसके कवरेज के लिए और सटीक एनालिसिस के लिए। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे, कुछ और खबरें हैं क्योंकि खबरों का आज अंबार है और अच्छी अच्छी खबरें भी हैं। सिग्नेचर ग्लोबल को लेकर सोनी आपसे व्यू जरा जानना चाहेंगे, क्योंकि अपडेट्स अच्छे आए हैं इसके बिजनेस को लेकर। Q2 के प्री सेल्स 184% बढ़ी है और ये बढ़ के 2,780 करोड़ रुपए का आंकड़ा है। Q2 में कलेक्शंस की बात करें तो 28% की ग्रोथ हमने कलेक्शंस में देखा है। सिग्नेचर ग्लोबल कैसा लग रहा है आपको, चार्ट पर शेयर ये? अभिषेक जी, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि चार्ट्स पे जो एक छोटा सा करेक्शन देखने को मिला था 3-4 दिन तक, एक रिबाउंड कर रहा है 50 EMA के सपोर्ट से। सो कहीं ना कहीं 1500 का लेवल काफी क्रूशियल है। अगर इस लेवल को होल्ड कर पाता है तो वो टुवर्ड्स 1600 लेवल को एक बार टेस्ट कर सकता है। रेजिस्टेंस बने रहेगा 1600 के करीब, उसको क्रॉस कर पाता है तो आपको वो एक अपसाइड मूव अगेन टुवर्ड 1640 1660 लेवल्स नजर आ सकते हैं। बट 1500 सपोर्ट काफी क्रूशियल है। कहीं भी अगर आपको लॉन्ग्स लेना है तो 1500 के स्टॉप लॉस के साथ, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। अगर ब्रेक करता है स्टॉप लॉस तो एग्जिट कर जाना चाहिए पोजीशन। 1500 का स्टॉप लॉस होगा, और रेजिस्टेंस की जो बात कर रहे हैं सोनी वो है 1600 का सिग्नेचर ग्लोबल के लिए। एक और शेयर जो कल बहुत तेज रफ्तार से दौड़ा वो है वरुण बेवरेजेस का। ये कंपनी आप इसको समझ लीजिए कि पेप्सिको के लिए मैन्युफैक्चरिंग करती है, उनके लिए डिस्ट्रीब्यूशन काम करती है। पेप्सिको की वन ऑफ द लार्जेस्ट ये बॉटलर है, सब्सिडरी कंपनी आप समझ सकते हैं इसको। आय में 10% से ज्यादा की ग्रोथ है पेप्सिको की, ये वरुण बेवरेज की तरफ से स्टेटमेंट आया। उन्होंने कहा है कि वैश्विक कारोबार में सुस्ती के बावजूद 10% की ग्रोथ आना निश्चित तौर पर एक अच्छी चीज है। राहुल जी, 650 से ये शेयर टूट के 550 रुपए के नीचे आया और कल बहुत ही गजब की रफ्तार हमने देखी। क्या मोमेंटम कंटिन्यूड रहेगा आपको लगता है, क्योंकि खबर भी पॉजिटिव आई है इसको लेकर? तो मोमेंट, इसका चार्ट स्ट्रक्चर आईआरबी इंफ्रा के जैसे थोड़ा सा सिमिलर है। आईआरबी इंफ्रा भी कल आप नोटिस करेंगे, मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि डेज हाई पे क्लोज हुआ है और एक रेजिस्टेंस लेवल पे आके रुक गया है। जब भी नीचे से इतना शार्प रिबाउंड आता है कोई भी स्टॉक का, बुलिश माना जाता है। यहाँ पे भी स्टॉक आप नोटिस करेंगे 605 तक की जाने की संभावना है। 590 से 605, एक और 3% आज रैली कर सकता है। बट मेरा यहाँ पे सजेशन होगा कि 605 पे एग्जिट कर देना चाहिए ये काउंटर को। तो प्योरली वेरी शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा लॉन्ग साइड पे प्ले कर सकते हैं। 605 पे एग्जिट कर देना चाहिए, और 605 पे प्राइस एक्शन देखना जरूरी है, क्योंकि 608 609 पे एक सप्लाई लेवल है और 625 पे भी एक सप्लाई लेवल है। तो वेरी शॉर्ट टर्म अपसाइड के लिए यस प्ले किया जा सकता है, बट मीडियम टर्म के लिए तो वेट एंड वॉच है अभी भी इस स्टॉक के लिए। ठीक है, 605 रुपए का स्तर आप अपने फोकस में रखिए, और वेट एंड वॉच की रणनीति आपके लिए वरुण बेवरेज को लेकर। हमारे एक और एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, फंडामेंटल एक्सपर्ट रजत शर्मा हमारे साथ हैं। रजत जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है आपके 18 स्वदेश पर। पीवी फिनटेक से शुरुआत करेंगे। ये कंपनी लगातार खबरों में रही है। पहले खबर जब आई थी कि ये हेल्थ केयर कारोबार में एंट्री करने जा रहे हैं कुछ नए वर्टिकल में, हालांकि बाजार को उनका डिसीजन पसंद नहीं आया था। 1900 रुपये वाला शेयर हमने देखा था गिरते गिरते 1600 रुपये के आसपास आ गया था। लेकिन इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI ने पॉलिसी बाजार को लेकर कुछ आपत्ति जताई है। हालांकि कंपनी ने सफाई अपने दी है कि ये मटेरियल इंपैक्ट नहीं आएगा, कारोबार पर असर नहीं होगा और इसका जल्द ही जवाब हम देंगे, ये कंपनी की तरफ से स्टेटमेंट आया है। पीवी फिनटेक आपको कैसी लगती है कंपनी, और बताइए अगर कोई निवेश के नजरिए से अगर इसको देख रहा हो तो उसके लिए क्या सलाह होगी आपकी? गुड मॉर्निंग। नहीं, पीवी फिनटेक मेरे को किसी भी लिहाज से अच्छी नहीं लगती, और कोई एक भी रीजन मुझे नहीं लगता इसमें इन्वेस्ट करने का। आई थिंक उसका रीजन ये है कि पीवी फिनटेक का जो बेसिक फंडामेंटल कारोबार है वही बिजनेस आज बहुत से और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो व्हाट गिव्स देम द एडवांटेज, उनको ऐसा क्या एडवांटेज है जो बाकी प्लेयर्स को नहीं है? ये जब इनका आईपीओ भी आया था तब भी मैंने पढ़ने की कोशिश की थी और मैं समझ नहीं पाया था।
जहां तक आपत्ति की बात है, वो क्योंकि मैं खुद ही इस इंडस्ट्री से हूँ, उनको आई थिंक एक ये है कि इतना बड़ा अपफ्रंट कमीशन देके ट्रेल कमीशन वगैरह आप नहीं देते, वो एक गलत है। सो यू ट्राइंग टू ड्राइव आउट, आप कंपटीशन को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये हो नहीं पाएगा क्योंकि हमारे देश में आज भी लोग इंश्योरेंस वगैरह प्रेफर करते हैं किसी को जिसको जानते हो उससे लें। इतने ऊंचे वैल्यूएशन पीबी फिनटेक, आई मीन अगर आप देखें जितने भी बाकी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, सूनर और लेटर ये सारे ऑनलाइन इंश्योरेंसेस वगैरह प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे। तो कोई फंडामेंटल ऐसा मूव नहीं है इस कंपनी में जिसकी वजह से हाँ, मार्केट शेयर इनका है जरूर बिफोर दे गॉट लिस्टेड, उससे पहले एक बहुत बड़ा क्लाइंट बेस है, बट वो धीरे धीरे खत्म होगा। जहां इतनी सारी इंश्योरेंस कंपनीज हैं और इतने सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां किसी एक कंपनी का आगे निकलना, उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग चीज चाहिए। तो रजत जी ने बिल्कुल एक सिरे से नकार दिया, पीवी फिनटेक किसी भी लिहाज से ठीक नहीं लग रही है। चलिए, फंडामेंटली ये व्यू है, ट्रेड के मौके तो बनते रहते हैं और वो जो मौके आते हैं अपने एक्सपर्ट्स के जरिए आपके सामने हम लेकर आते भी हैं। लेकिन आज सभी की जो नज़र होगी वो होगी आरबीआई की पॉलिसी पर। हमारे लिए बड़ा ट्रिगर खासतौर से जो रेट सेंसिटिव जो कंपनीज हैं, जैसे कि रियल एस्टेट हो गया, ऑटो हो गया, इनके लिए ज़्यादा मैटर करती हैं, बैंकिंग हो गई इनके लिए। लेकिन आरबीआई की पॉलिसी से उम्मीदें क्या हैं, ज़रा ये समझ लेते हैं। हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा आरबीआई के हेडक्वार्टर पहुंच भी गए हैं। अंकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकुर, गुड मॉर्निंग। आप ज़रा बताइए, आरबीआई की ये पॉलिसी, हालांकि दरों में किसी बदलाव की उम्मीद नहीं है, कटौती की उम्मीद इस पॉलिसी से तो नहीं है, लेकिन और क्या उम्मीदें हैं इस पॉलिसी से और ख़ास तौर से नज़र कहाँ पर रहेगी? जी हाँ, कुछ ही देर बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर शक्तिकांत दास मॉनेटरी पॉलिसी को डिटेल करेंगे और सबसे जरूरी बात इस बार ये होगी कि ये पहली बैठक होगी जब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का पुनर्गठन हुआ है। नए मेंबर्स जैसे कि राम सिंह, नागेश कुमार, सौगता भट्टाचार्य, जिनको इंडक्ट किया गया। और इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि पिछले कुछ मेंबर्स थे वो काफी क्रिटिकल थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर और जो एमपीसी है उनके स्टांस को लेकर, क्योंकि विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन कंटिन्यू किया है और एक्सपेक्टेशन ये की जा रही है कि अब इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि इस बार भले ही रेट कट ना हो लेकिन स्टांस में परिवर्तन हो सकता है। तो देखने वाली बात होगी कि बाकी जो नए इंडक्टेड मेंबर्स हैं उनका स्टांस पर क्या व्यू है, रेट कट पर क्या व्यू है, और साथ ही जो इन्फ्लेशन और ग्रोथ की फोरकास्ट है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर किस तरीके से बताते हैं। पिछली बार 7.2% का जीडीपी टारगेट को बरकरार रखा था और साथ ही जो इन्फ्लेशन है वहां पर 4.5% का लक्ष्य दिया था। लेकिन फूड इन्फ्लेशन अभी भी एक विलेन की तरह काम कर रहा है। टमाटर और बाकी जो सब्जियों के दाम है उसमें उछाल हुआ है। तो किस तरीके से उसको अकाउंट में लेते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक्शन होता है, और सबसे जरूरी बात जो ग्लोबल एक्शन रहे हैं, इजराइल का टेंशन है, इसके अलावा चाइना और यूएस फेडरल रिजर्व ने जो रेट कट किए हैं उसका क्या असर पड़ता है। हालांकि गवर्नर ने बार बार ये साफ कहा है कि वो डोमेस्टिक पिच कंडीशंस पे बैट करेंगे, लेकिन ग्लोबल कंडीशंस का क्या, उस वेदर का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर की पॉलिसी जो वो डिटेल करने वाले वहां पर असर होता है कि नहीं, वो देखने वाली बात होगी। ठीक है अंकुर, ये सारी चीज़ें आपने हमको बता दी हैं, लेकिन ये बात हम समझते हैं कि आरबीआई गवर्नर के लिए इन्फ्लेशन पहले है, ग्रोथ भी है, ऐसा नहीं है कि ग्रोथ नहीं है, तो समन्वय बनाने की कोशिश होगी। लेकिन हमारी अपनी कैलकुलेशंस, मार्केट सोर्स बेस्ड इन्फॉर्मेशन ये कहती है कि शायद 0.25% का कट आ जाए, और ये पोल में 23% लोगों ने बताया भी है। ये कुछ एक और इम्पॉर्टेंट डाटा जो हम ग्राफिक्स के ज़रिए आपके सामने रख रहे हैं। एक काम और करते हैं, जरा कुछ ऐसे शेयर्स पता कर लेते हैं जो कि बड़े शेयर्स हैं जिन पे मार्केट का काफ़ी दारोमदार है। ये चले या बैठे तो फिर बाजार के इंडेक्स को या फिर उसके मूड माहौल को वैसे ही बैठना पड़ेगा। उसमें से सबसे बड़ा प्लेयर है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का। सोनी, एक बार जरा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पर आपका टेक चाहिए। RIL आज क्या करें इसमें? डिम्पी जी, यहाँ पे हम देखेंगे रिलायंस पे, तो मुझे लगता है कि रेजिस्टेंस जो है टुवर्ड्स 2800 2820 के रेंज में अभी भी काफी स्ट्रांग है। कहीं ना कहीं इंट्राडे बेसिस पे अगर ये रेजिस्टेंस क्रॉस हो पाता है तो आपको एक हल्का सा मूव टुवर्ड्स 2840 2850 रेंज पे नजर आ सकता है। बट कल जैसे कॉल राइटर्स अनवाइंड हुए हैं और वो एक मूव आया है, मुझे लगता है कि ये रेजिस्टेंस टेकआउट हो सकता है। सो थोड़ा सा वेट एंड वॉच कीजिए। ओपनिंग के बाद देखिए अगर 2020 लेवल्स को क्रॉस हो पाता है तो उसके ऊपर आपको एक अच्छा सा मूव टुवर्ड्स 2850 भी इंट्राडे बेसिस पे मिल सकता है। पोजिशनली अगर किसको होल्ड करना है तो मुझे लगता है ये रेंज काफी सही है। एक लॉन्ग टर्म पोजीशन प्ले के लिए आप 2800 और 2700 इस रेंज पे अक्यूमुलेट कर सकते हैं पोजिशनल बेसिस के लिए। सो वहां से बाउंस कर सकता है, 3000 यहाँ पे रह सकता है, बट वो एक लॉन्ग टर्म प्ले रहेगा। करंट लेवल इंट्राडे पे हम फोकस करेंगे 2850 टारगेट के लिए।
ठीक है, दूसरा शेयर जो मेरे को पता करना है वो है HDFC बैंक। राहुल जी जरा उसको आप चेक कीजिएगा। HDFC बैंक, इस पे आपका टेक क्या है? तो HDFC बैंक का आप चार्ट नोटिस करेंगे तो दोनों डेली पे और वीकली पे एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल से बाउंस और एक बुलिश कैंडल बनाया है। लॉन्ग इस फ्रेम पे नहीं जाएंगे। वीकली चार्ट पे 1680 के ऊपर लॉन्ग जा सकते हैं और डेली चार्ट पे भी वो लेवल कोइंसाइड हो रहा है। तो 1680 जो अभी भी 2% दूर है करंट मार्केट प्राइस से, लॉन्ग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस छोटा सा बन जाएगा क्योंकि अच्छे लेवल पे एंटर करें। 1660 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। आई रिपीट, 1680 के ऊपर लॉन्ग और 1660 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और पहला टारगेट जो होगा वो 1710 का होगा HDFC बैंक पे। बट अभी आज के डेट में इस लेवल पे लॉन्ग ज्यादा कंड्यूसिव नहीं लग रहा है। ठीक है। कल दो शेयर ऐसे थे, इनफैक्ट एक ही ग्रुप की दो बड़ी कंपनीज थी, बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस, दोनों के अंदर गिरावट थी, जबकि फाइनेंस वाले काउंटर्स ठीक थे कल। इसके अलावा कल बैंक्स ठीक थे, लेकिन इन दोनों कंपनीज की कल गिरावट थी और बाकायदा डेज लो पे जाके बंद हुए हैं। रजत सर, कुछ प्रॉब्लम है क्या इन कंपनीज में? ये पार्टिसिपेट नहीं कर रही हैं बहुत अच्छे से। पहले जब बजाज हाउसिंग का IPO आ रहा था उससे पहले हमने एक ज़ोरदार मोमेंटो देखा था पूरे बजाज ग्रुप में, लेकिन अब वो कमज़ोर पड़ गया है ऑटो को छोड़कर। डीपी जी, अगर आप देखें तो इस कंपनी में एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है जो मैंने काफी बार पॉइंट आउट की है। ड्यूरिंग द कोविड ईयर्स जब एक मॉरेटोरियम प्रोवाइड किया गया था, उससे पहले इनके काफी सारे ऐसे लोन्स थे बुक्स में जो इन्होंने चेंज कर दिए थे एंड दे क्लासिफाइड दोस लोन्स एज फ्लेक्सी लोन्स। और अगर फ्लेक्सी लोन एक बार क्लासिफाई हो जाए तो उसको NPA कैटेगरी में चार्टर्ड अकाउंटेंट या जो भी ऑडिटर है कंपनी का वो तब तक नहीं डालेगा जब तक उसको फ्लेक्सी लोन कैटेगरी में रखा जाए। सो इट वाज नॉट अ प्रॉपर लोन और वो एक बहुत बड़ी बुक थी, आई थिंक 5,500-6 हजार करोड़ के करीब जो फ्लेक्सी लोन्स कर दिए थे। और अगर आप देखें वही पिछले 3 साल में बजाज फाइनेंस का शेयर कहीं वो 6,500 से 8,000 के बीच में उसी रेंज में घूम रहा है और उसके सिवाय कहीं बाहर निकला नहीं है, बावजूद इसके कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस का IPO आया और एक बहुत अच्छा उसमें डिमांड था। दैट मे बी बिकॉज IPOs अभी एक फ्रेंजी मोड में है, बट बजाज फाइनेंस में अपनी प्रॉब्लम्स हैं क्योंकि जब भी इनके अकाउंट्स आप देखो तो लोन्स का क्या हुआ अभी तक क्लियर नहीं है। तो मेरा मानना है जब भी साइकिल टर्न करता है तो इनके NPAs काफी बढ़ सकते हैं और आई थिंक मार्केट का भी फियर वही है। ये शेयर पहले बहुत अच्छा चला था बट उस टाइम इन्होंने जो कंज्यूमर लोन्स दिए थे AC, TV, गाड़ी, फ्रिज लेने के लिए वो काफी अनसिक्योर्ड थे और उनको भी फ्लेक्सी लोन में कन्वर्ट किया हुआ। उसका क्या होगा ये टाइम ही बताएगा। जहां तक प्राइवेट बैंकिंग का सवाल है, मैं इस पे बहुत बहुत पॉजिटिव हूं। अभी आप MPC की मीटिंग की बात कर रहे थे, आई थिंक 3.5 पौने 4 का इन्फ्लेशन है विच इज बिलो RBI's टारगेट ऑफ 4%। सो आई थिंक देयर इज एवरी रीजन कि RBI को रेट कट करना चाहिए, बट मे बी जैसा सबका मानना है इस क्वार्टर में नहीं, दिसंबर में एक 25 बेसिस पॉइंट का कट आएगा और उसका फायदा इन्हीं बैंक्स को मिलेगा जो HDFC, एक्सिस बैंक और ये जो प्राइवेट बैंक्स हैं जो चले नहीं है। मैं इनमें बहुत पॉजिटिव हूँ। मेरी टॉप पिक्स हैं अभी आज के टाइम पे ये, बिकॉज ये बैंक्स बिल्कुल नहीं चले। ये अगर आप HDFC बैंक को देखो 28-29 के मल्टीपल पे, 30 के मल्टीपल पे 4-5 साल पहले ट्रेड किया करता था। अर्निंग्स हैव इम्प्रूव्ड, आज ये 17-18 के प्राइस अर्निंग्स मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है। इसको कोई खरीद नहीं रहा क्योंकि बैंक्स में पैसा आ नहीं रहा। तो क्रेडिट बोरोइंग्स और एडवांसेस में एक मिसमैच है, पैसा कम जमा हो रहा है और लेनदार जो है जिनको एडवांसेस दे सकते हैं वो काफी हैं। सो ये बैंक्स की प्रॉब्लम रही और गवर्नमेंट ने भी इसको एड्रेस किया है डेट फंड्स पे टैक्सेशन का बेनिफिट हटा के और बहुत और तरीके से कि बैंकों में पैसा है। ये टिपिकल एक केस है जो पुराने बुफे और बेंजामिन ग्राहम का स्कूल ऑफ थॉट होता था, एक इंडस्ट्री जो प्रॉब्लम्स फेस कर रही है बट बिजनेसेस में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये HDFC बैंक, एक्सिस बैंक मेरे टॉप पिक्स हैं इस टाइम। ओके, ठीक है, डन। तो एक काम और करते हैं, ज़रा कुछ एक ऐसे स्टॉक्स भी पता कर लेते हैं जहां पर कल का मोमेंटम काफ़ी बढ़िया था। उसमें से एक शेयर है डिक्सन टेक्नोलॉजीज़, काफ़ी अच्छे से बंद हुआ, और एक शेयर काफ़ी ख़राब तरीके से बंद हुआ, वो SBI लाइफ। सोनी पटनायक, इन दोनों शेयर्स को चेक कर लो, इन दोनों में कोई ट्रेड है तो। एक वन ऑफ द कल सबसे ख़राब शेयर्स में से एक से था SBI लाइफ और दूसरा एक डिक्सन टेक्नोलॉजी, उसकी क्लोजिंग कल काफ़ी अच्छी हुई है। डिम्पी जी, यहाँ पे सिर्फ डिक्सन पे ही एक बाय का रिकमेंडेशन देना चाहेंगे, बिकॉज डिक्सन जो है बहुत ही फ्रेश ब्रेकआउट कल दिया है, एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ सर्ज किया है। सो डिक्सन टेक्नोलॉजी में
14,200 का एक अच्छा सपोर्ट है इंट्राडे बेसिस के लिए, वो सपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट रह सकता है। तो 14,200 सपोर्ट के साथ इसको होल्ड कीजिए, कहीं ना कहीं टुवर्ड्स 15,000 एक बार टेस्ट कर सकता है। सो आप टारगेट यहाँ पे लगा सकते हैं, 15,000 के करीब आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है, डन। तो ये डिक्सन पे आपको मोटा मोटी बाय मिल गया। हालांकि एसबीआई लाइफ कल कमज़ोर बंद हुआ था। अभी जो टिक मैं देख पा रहा था थोड़ी देर पहले, क्योंकि टिक अभी अभी आना शुरू हुए हैं तो कई बार एबनॉर्मल आते हैं, तो 9% ऊपर दिख रहा था थोड़ी देर पहले मेरे को एसबीआई लाइफ, अब 2% ऊपर है। देखते हैं क्या होता है। कल एक कमज़ोर कड़ी के साथ बंद हुआ, अच्छी खासी शॉर्टिंग हुई और ओपन इंटरेस्ट भी अच्छा इसमें देखने को मिला। खैर हम आगे बढ़ जाते हैं, कुछ एक और शेयर ज़रा चेक करवा लेते हैं। ये जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ है, इसका कितना इम्पैक्ट अभी पड़ेगा ये जब तक वॉर चल रहा है? कि सेंसिटिव हैं या फिर इनमें पोजीशंस ली जा सकती है? रजत जी एक बार ज़रा आप गाइड कीजिए। ये जो मार्केटिंग कंपनीज हैं, बीपीसीएल, एचपीसीएल, और अभी चुनावों से कोई कनेक्शन नहीं है ये? करेक्ट नहीं, डिम्पी जी, इसमें एक बहुत फंडामेंटल व्यू तो यही है कि जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज होती हैं उनको अगर ऑयल प्राइस महंगी होने वाली है तो उसका काफी एक नुकसान होता है। बिकॉज अगर ऑयल प्राइस बढ़ती जाएगी तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को मार्जिन में अपना काफी स्क्वीज देखने को मिलता है। तो अगर ये वॉर वगैरह चलती रही और रुकी नहीं तो कुछ टाइम में आप देखेंगे कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी में काफी इम्पैक्ट आएगा। इनफैक्ट ऑन दी अदर हैंड ऑयल एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन की जो कंपनीज है उनको इसका काफी फायदा मिलेगा, जैसे ओएनजीसी या चेन्नई पेट्रो या फॉर दैट मैटर एनी कंपनी विच जो जमीन से तेल निकालती है। बिकॉज अगर 70, 72, 75 डॉलर से ऑयल की प्राइस बढ़ते बढ़ते वापस $100 तक जाती है तो प्रोडक्शन कंपनीज को फायदा होता है, लेकिन मार्केटिंग कंपनीज दे आर इनवर्सली रिलेटेड। तो ऐसी एनवायरनमेंट में जहां अभी बहुत अनसर्टेनिटी है सारे ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस में, चाहे यूक्रेन एंड रशिया हो चाहे मिडिल ईस्ट हो, तो इस टाइम पे ये थोड़े प्रेशर में रहेंगे जब तक एक सर्टेनिटी नहीं आती। बट हाँ, जब भी सर्टेनिटी आएगी यू कैन सी अ शार्प अपटेक इन दी स्टॉक्स, में बहुत तेज ऊपर जा सकते हैं। लेकिन अभी इसके अंदर कोई फाइनेंशियल एनालिसिस की जरूरत नहीं है। मेरा गैस आप ही के जितना अच्छा है कि मिडिल ईस्ट में क्या होगा या यूक्रेन या रशिया में कब ये लड़ाई थमेगी। तो इट्स अ डायरेक्ट प्ले ऑन ऑयल प्राइसेस। ठीक है, डन सर, पॉइंट टेकन सर, आपका पॉइंट हमने नोटिस कर लिया है। एक काम करते हैं, नवरत्न शेयर पता कर लेते हैं, यानी कि अब तक के 9 बजे के कुछ बेहतरीन 9 शेयर, उसको हम नवरत्न कहते हैं। शरद आपको बता देंगे, फिर हम मार्केट की ओपनिंग की तरफ बढ़ जाएंगे। शरद बताएं प्लीज़। जी बिल्कुल, सबसे पहले जो है एसकेएफ फोकस में रहेगा और यहाँ पे इंटरेस्टिंगली कंपनी ने डिमर्जर अनाउंस किया है अपने ऑटोमोटिव और इंडस्ट्रियल बिजनेस को। अब ये डिमर्जर अनाउंसमेंट जो है उनके पेरेंट कंपनी से इनलाइन है, जो उनकी ग्लोबल पेरेंट की स्ट्रैटेजी थी। देखा जाए तो ये ऑपरेशन जो है सिंगल लिस्टेड एंटिटी जैसा करेंगे इंडस्ट्रियल बिजनेस के लिए, जो डिमर्ज होंगे एक सेपरेटली होल्डली ओन्ड सब्सिडरी में। वैल्यू अनलॉकिंग देखने मिल सकता है, एनालिस्ट कहना है पॉजिटिव रिएक्शन स्टॉक में आ सकता है। पीबी फिनटेक की बात करें तो यहाँ पे आईआईडीआई ने कुछ ऑब्जर्वेशंस इशू किए इंस्पेक्शन के जरिए, लेकिन कंपनी ने कहा कि कोई मटेरियल इम्पैक्ट नहीं रहेगा और वो जो है रिस्पॉन्स भी देंगे। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा की बात करें तो रिंकेश रॉय को जो है जॉइंट एमडी और सीईओ बनाया गया है। ये पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो इसलिए है क्योंकि ये दिग्गज जो है पर्सन है, यहाँ पे चेयरमैन है एक्स ड्रेजिंग कॉर्प के, और चेयरमैन बड़े बड़े मेजर पोर्ट्स के भी रह चुके हैं, जिस तरह पारादीप है, विशाखापट्टनम है, ट्यूटिकोरिन है, और 30 साल से ज़्यादा का इनका अनुभव है। और एनालिस्ट का मानना है कि जो एक्विजिशंस है प्राइवेट पोर्ट्स में, उसमें जो है इनका इन्वॉल्वमेंट अच्छा रहेगा। आईआरबी इंफ्रा हमारा चौथा स्टॉक। सितंबर के जो टोल कलेक्शंस की बात करें तो शानदार टोल कलेक्शंस देखने मिले, 19% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। वरुण बेवरेजेस की बात करें, यहाँ पे जो है उनकी ग्लोबल पेरेंट कंपनी जो है पेप्सी को, उन्होंने कहा कि डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ जो है इंडिया और इमर्जिंग मार्केट्स में देखने मिला है। हालांकि ग्लोबली जो है उनका व्यू जो है अभी भी सबड्यूड है, बट ओवरऑल अब कह सकते हैं अच्छे नंबर्स जो है वरुण बेवरेजेस के देखने मिल सकते हैं, क्योंकि ये पेप्सिको का बॉटलर है इंडिया में। सिग्नेचर ग्लोबल Q2 नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग आए ऑपरेशनली। प्री सेल्स की बात करें तो 3 गुना बढ़ गया है, वही कलेक्शंस में लगभग 30% का उछाल आया है। जीएमआर एयरपोर्ट की बात करें तो कंसेशन एग्रीमेंट उन्होंने साइन किया है अपग्रेड करने के लिए नागपुर एयरपोर्ट के लिए, जो सेंटिमेंटली पॉजिटिव है। और टोरेंट पावर 2 बड़े लेटर ऑफ अवार्ड्स आए हैं MSEDCL से, यहाँ पे अच्छी मोमेंटम स्टॉक में देखने मिल सकती है। तो 8 स्टॉक्स तो मैंने आपको बता दिए। हमारा आखिरी स्टॉक बिग बोल्ड ब्रोकरेज, नोमुरा ने AMCs पे निकाला है, खास करके HDFC AMC पे इनिशिएट बाय किया है। टारगेट प्राइस 5,000 रुपये प्रति शेयर रखा है। आगे जाते हुए इंडस्ट्री की जो AUM ग्रोथ है वो 18% CAGR देखने मिल सकता है अगले 6 साल में।
ठीक है, शुक्रिया शरद। तो ये 9 के 9 स्टॉक आपके फोकस में होने चाहिए। इसमें रिपोर्ट्स भी होती हैं, खबरें भी होती हैं, मैनेजमेंट में अगर कोई चेंज होता है तो वो भी होती हैं। समग्रता के साथ आपके सामने हम रखते हैं और एक्शन ज़रूर दिखता है। आप नीचे स्क्रीन पर देख भी सकते हैं कि प्री ओपन में किस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं। लेकिन JSW इंफ्रा साल भर पुरानी ये लिस्टेड कंपनी है और इसमें मैनेजमेंट चेंज हुआ है। MD एंड CEO बन गए हैं रिंकेश रॉय। जैसा कि शरद बता रहे थे कि काफ़ी लंबा चौड़ा इनका अनुभव है रेलवे में, शिपिंग में, पोर्ट्स में, लॉजिस्टिक्स में। रजत जी, आपसे जरा एक व्यू जानना चाहेंगे JSW इंफ्रा को लेकर। अरुण माहेश्वरी पहले इसके MD CEO हुआ करते थे, अब ये रिंकेश रॉय हो जाएंगे। आप जरा बताइए कंपनी आपको कैसी लग रही है? हालांकि हम साल भर में देखेंगे तो प्रदर्शन ठीक ठाक रहा है, 350 रुपये के ऊपर शेयर निकला भी था। हाँ, मैं अभी 3-4 दिन पहले ही इस कंपनी को देख रहा था। इनफैक्ट मैं पूरे इंफ्रा की सारी कंपनीज को ही देख रहा था और आई थिंक JSW इंफ्रा में जो मैंने चीज नोट की थी कि इसका अगेन प्राइस अर्निंग मल्टीपल बाकी कंपनियों के मुकाबले अभी सस्ता। आई थिंक इफ आई रिमेम्बर करेक्टली 58-59 के आसपास इसका पी मल्टीपल है। सो उस हिसाब से कंपनी कोई बहुत ज्यादा महंगी नहीं है। एज फॉर चेंज ऑफ मैनेजमेंट, इस पे मैंने अभी कोई स्टडी नहीं किया। आई थिंक मुझे नहीं पता उसका क्या इम्पैक्ट होगा। बिजनेस अच्छा है कंपनी का, प्रोजेक्ट पाइपलाइन अच्छी है, तो इसको अगर आप इंफ्रा पैक में कुछ एलोकेशन लेना चाहते हैं तो आप कंसिडर कर सकते हैं। वन ऑफ द गुड शेयर्स इन द इंफ्रा बास्केट अगर किसी के पास है तो उसको रखना भी चाहिए। मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं, मेरे पास ये नहीं है। हमने इंफ्रा में भी कोई बाइंग नहीं किया एज अ सेक्टर। वी आर नॉट इन्वेस्टेड, हमने इंफ्रा में कुछ खरीदा नहीं हुआ। ठीक है, JSW इंफ्रा पर ये व्यू हो गया। सोनी, आपसे जरा जानना चाहेंगे, कल हमने देखा कि 2 सेगमेंट काफी बजिंग थे। उसमें एक तो कैपिटल गुड्स वाला खेमा था और दूसरा हमने देखा कि डिफेंस वाले शेयर ऊपरी स्तरों से 20% 25% करेक्ट होने के बाद कल थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखा रहे थे। लेकिन अभी ये रिवर्सल होगा, ये कंफर्म हम एक दिन की चाल पर नहीं कह पाएंगे। आपकी कहीं नजर गई है कैपिटल गुड्स बास्केट में? ABB, सीमेंस, L&T, कमिंस, कोई शेयर आपको ठीक लग रहा हो जहां पर लगता है कि मोमेंटम अभी सस्टेन करेगा? जी डेफिनेटली अभिषेक जी, डिफेंस स्पेस में से आज मॉर्निंग में BEL का एक बाई पिक हमने दिया है। सो डिफेंस यहाँ पे कवर हुआ है। अगर हम कैपिटल गुड्स में से देखेंगे तो सीमेंस और ABB दोनों स्टॉक कल एक अच्छे ऑप्शन चेन ब्रेकआउट के ऊपर सस्टेन करते हुए नजर आए हैं। सो मुझे लगता है कि दोनों स्टॉक्स काफी स्ट्रॉन्ग है। अगर हम सिर्फ सीमेंस की बात यहाँ पे करें तो कहीं ना कहीं टुवर्ड 7500 के लेवल्स को टेस्ट करते हुए नजर आ रहा है। अच्छा सपोर्ट है, 70 to 50 पे एक अच्छा सपोर्ट है। सिमिलरली अगर हम ABB की बात करें तो ABB में भी वही सिमिलर फॉर्मेशन चार्ट्स पे नजर आया है। ऑप्शन चेन ब्रेकआउट भी आया है। 8000 के सपोर्ट को काफी स्ट्रांगली होल्ड करते हुए वो टुवर्ड्स 8150 8200 के रेंज को टेस्ट करते हुए नजर आ रहा है। इंट्राडे में अगर ABB 8200 के लेवल के ऊपर पार कर पाता है तो आपको वो मोमेंटम कंटिन्यूड होते हुए नजर आएगा टुवर्ड्स 8400 पोजिशनली टारगेट। तो इसको होल्ड कर सकते हैं 8000 स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, 8000 के स्टॉप लॉस के साथ ABB को होल्ड कर सकते हैं। ऑटो शेयर भी फोकस में रहेंगे और देखिए मल्टीपल रीजंस बन रहे हैं। एक तो फेस्टिव सीजन शुरू हो गया है, दूसरा Hyundai का 25,000 करोड़ रुपए का IPO सामने खड़ा है जो कि 14 से 17 अक्टूबर तक खुलेगा। और तीसरी चीज हम देख रहे हैं कि शेयर कुछ जो चल गए हैं ना, अब कितना चलेंगे इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। M&M को लेकर एक व्यू जरा चाहिए आपसे। सोनी, आप ही व्यू दीजिए। कल इनके कुछ आंकड़े आए, अपडेट्स आए, उसमें एक्सपोर्ट के नंबर हमने देखे काफी अच्छे लग रहे थे। आप ये बताइए कि M&M अभी कितना चलेगा? लगातार चल रहा है, CLSA की अच्छी रिपोर्ट भी आई थी। आपको कितना दम दिख रहा है इस शेयर में? इसके अलावा भी कोई शेयर अगर अच्छा लग रहा है तो भी बता दीजिएगा आप। आई थिंक अभिषेक जी यहाँ पे M&M ही बेस्ट पिक है बिकॉज कल हम देख सकते हैं कि कॉल ओपन इंटरेस्ट अनवाइंड होते हुए हायर स्ट्राइक्स तक नजर आ रहे हैं। सो यहाँ पे एक अच्छा पोजीशन है, आउटलुक बुलिश बनते हुए नजर आ रहा है। राइटर्स पोजीशन एग्जिट कर रहे हैं। सो कहीं ना कहीं 3250 3270 रेंज को टेस्ट कर सकता है। सो स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। बहुत अच्छा सपोर्ट है 3100 पे। पुट राइटर्स बहुत एग्रेसिवली होल्ड कर रहे हैं, यानी कि बेस फॉर्म हो रहा है। सो 3100 स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड कीजिए। हायर टारगेट्स 30 to 50 30 to 70 3300 इस रेंज पे कहीं ना कहीं आते हुए नजर आ सकता है, तो वहां पे एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे शेयर सोनी ने ऑलरेडी आपको बता दिए। और ऑटो में कल M&M पे जब रिपोर्ट आई थी उसमें 3400 तक का टारगेट था, आज 3200 आ गया। वैशाली पारिक ने कल आपको 3200 3400 के 2 टारगेट दिए थे अगर आपको याद होगा तो। अब आप देखो आज खुलते ही 3200 दिख गया और एक कल करीब 34 रुपये कम, यानी कि 3166 के आसपास बंद हुआ था। और हमने ये बात आपके सामने कल क्लोजिंग में भी रखी थी, अगर छोटा सा भी गैप मिल गया ना तो ये 3200 आपको दिखा देगा। और हमें खुशी है कि कल का भाव 3000 के आसपास का था, आज होते यानी 24 घंटे होते होते इसका भाव 3200 हो गया। ध्वनि पटेल इस बीच मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनसे उनकी ट्रेडिंग कॉल्स ले लेते हैं, फिर हम जरा आगे बढ़ते हैं और स्टॉक एक्सप्रेस भी आज करेंगे।
ध्वनि, जरा अपनी ट्रेडिंग कॉल्स आप बता दीजिए। गुड मॉर्निंग डिम्पी जी, बाकी सबको भी मेरी तरफ से वेरी गुड मॉर्निंग। मेरी तरफ से 2 ट्रेडिंग कॉल्स रहेगी। सबसे पहली कॉल यहाँ पे जो रहेगी वो है आईओसी के अंदर। आईओसी का अगर आप चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक ने नीचे एक गैप दिया था जहां पे एक सपोर्ट लेवल बना रहा है स्टॉक। कल के सेशन में हमने इसको अपसाइड पे देखा था। आज के सेशन में ये मोमेंटम आपको फर्दर कंटिन्यू होते हुए दिखेगा, तो आप इसको बाय कर सकते हैं। 172 से 176 तक का एक अपवर्ड मोमेंटम इसके अंदर बना रहेगा। 158 का जो है वो आपको स्टॉप लॉस इसके अंदर मेंटेन करके चलना है। दूसरा पिक मेरा जो यहाँ पे बन रहा है वो है एमएनएम के अंदर। एमएनएम के चार्टिकल स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो इसके अंदर इट्स नियर अ ब्रेकआउट लेवल, तो करंट लेवल से आप एमएनएम को भी प्लस कर सकते हैं। 3280 और 3350 तक के 2 टारगेट्स बनते हैं इसके अंदर, और स्टॉप लॉस आपको 3120 का मेंटेन करके चलना है। ठीक है, अभी एमएनएम पे वापस आपने भी बता दिया, कॉल दे दिया। ऑलरेडी हम इसी के बारे में डिस्कस भी कर रहे थे, और साथ ही आईओसी भी आपके लिस्ट में है। थोड़ी देर पहले मैं रजत जी से इसी के बारे में ही पूछ रहा था कि जब वॉर में पूरा गल्फ इन्वॉल्व हो रहा हो तो क्या आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल पे हमको ध्यान देना चाहिए। आपकी ट्रेडिंग कॉल्स पे आई है, वो हमारे काफ़ी काम आएगी। ये दोनों ही जो ट्रेड है सोनी पटनायक के, वापस से स्क्रीन पर रखिएगा और दिखाइएगा। ध्वनि की माफ़ कीजिए, ध्वनि एक बार ज़रा 2-4 शेयर में आपका फटाफट आपसे पता कर लेता हूँ, ज़रा बताते जाइएगा इनमें क्या करना है। इंडिया मार्ट आज खोलते प्लस करूं क्या? स्टॉक एक्सप्रेस लगाइए। इंडिया मार्ट खोलते प्लस करूं? डिम्पी जी डेफिनेटली इसको खुलते ही प्लस कर सकते हैं। ऊपर की तरफ आप इसके अंदर बाइंग इंटरेस्ट जो है वो 3145 तक के एक्सटेंड होता हुआ देखेंगे। स्टॉप लॉस का खास करके ध्यान रखें, नीचे की तरफ 2880 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। टारगेट भी बताते जाइएगा मैम, टारगेट क्या है? 3145 तक का आपको बाइंग इंटरेस्ट इसके अंदर कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा। ठीक है, ठीक है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज चेक करना ध्वनि आप, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज खोलते प्लस करना है। कल की क्लोजिंग बहुत शानदार थी। जी डेफिनेटली डिम्पी जी, इसको भी बाइंग ओपनिंग में प्लस कर सकते हैं। इसके अंदर ऊपर का बाइंग इंटरेस्ट जो है वो 3140 तक के कंटिन्यू होगा, और स्टॉक ने अपनी जो अहम शॉर्ट टर्म एवरेजेस है उसके ऊपर क्लोजिंग दी है, इसीलिए काफी इंटरेस्टिंग बन रहा है। स्टॉप लॉस के तौर पे आप नीचे 2955 को मेंटेन करके रखें। ठीक है। कैनरा बैंक एक बार सोनी पटनायक आप चेक करेंगे। कैनरा बैंक आपको लग रहा है खोलते प्लस कर लेना चाहिए इसको, कैनरा बैंक को? डिम्पी जी यहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच कीजिए। कैनरा बैंक में मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही है। 107 पे रेजिस्टेंस है, सो यहाँ पे थोड़ा सा अवॉइड करेंगे कैनरा बैंक को। एक शेयर फिर आप और चेक कीजिए मैम, जरा कोटक खोलते प्लस करना है या फिर इसमें भी रुकना है अभी? देखिए कोटक पे हम देख सकते हैं कि थोड़ा सा जो एक बाउंस बैक आया है, 1805 के ऊपर कल क्लोज दिया है। सो मुझे लगता है कि आज अगर 1810 1812 लेवल को क्रॉस कर पाता है तो उसके ऊपर बाई कर सकते हैं 1830 35 टारगेट्स के लिए। नहीं क्रॉस कर पाते तो इसको अवॉइड कीजिए। ठीक है, डन। तो काफ़ी सारे स्टॉक्स हमने पता कर लिए स्टॉक एक्सप्रेस के अंदर। अब जरा बाजार खुलने की कीजिए तैयारी, और अब मार्केट के मैं लेवल्स आपको फ्रीज हुए बता देता हूँ। 52 पॉइंट ऊपर आज निफ्टी फिर से फ्रीज हुआ है। ये फ्रीज तो हो गया, लेकिन इसको स्ट्रेंथ अपने आप से दिखानी है। ये ओपनिंग का हेल्प तो इसको मिल गई है। देखिए 25,000 के ऊपर कल क्लोज है, 25,000 के ऊपर ही चल रहा है। 25,200 का रेजिस्टेंस है, तो 25,000 से 25,200 के बीच में कशमकश रहेगी। ये जैसे 25,000 के लेवल को तोड़ेगा ना, आपको निराशा और मायूसी में डालेगा कि देखिए ये तो कल के लेवल को भी मेंटेन नहीं कर रहा। और लेकिन जैसे ही 25,100 की तरफ बढ़ेगा तो फिर लगेगा अरे 100 पॉइंट बाद तो रेजिस्टेंस है। तो आप ना ऐसे अपने आप को कनेक्ट ना कीजिएगा इससे, भावनाओं से थोड़ा भाव से कनेक्ट कीजिएगा और थोड़ा प्रोफेशनल इन नेचर रहिएगा। ज़्यादा समझ में ना आए छोड़ दीजिएगा। 140 पॉइंट ऊपर आज बैंक निफ्टी है, 51,161 पे है। 51,400 तक प्रोबेबिलिटी हाई है जाने की। और आज आरबीआई की पॉलिसी 10 बजे आएगी, 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तो वो भी देखिएगा। पहला टिकाना शुरू हो गए हैं। 50 पॉइंट की बढ़त के साथ इस समय निफ्टी दिख रहा है। 162 पॉइंट बैंक निफ्टी के अंदर है। इंडिया विक्स ऑलमोस्ट फ्लैट है स्टार्टिंग में, जो मेरे को इस समय दिख रहा है। और साथ ही HDFC, रिलायंस ऑलमोस्ट फ्लैट ही आज ओपन होते हुए दिख रहे हैं। दोनों बड़े शेयर्स, इनमें कुछ खास बड़ी तेज़ी मंदी तो मेरे को नज़र नहीं आ रही है। थोड़ा बैंक निफ्टी के अंदर आज आप ट्रेड वापस देख के लीजिएगा। 51,200 हो चुका है, और फ्यूचर्स के अंदर 51,500 है।
कहने का मतलब सिर्फ 300 साढ़े 300 पॉइंट का प्रीमियम रह गया। ये जो 200 पॉइंट है बैंक निफ्टी के वो प्रीमियम एडजस्टमेंट्स के नाम पे ही कट गए हैं, इसलिए फ्यूचर्स वालों को लग रहा होगा बाजार चल तो रहा है लेकिन हमारा फ्यूचर्स में पैसे नहीं आ रहे। पैसे इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि आप हाई प्रीमियम पे बैठे थे, उसकी एडजस्टमेंट्स हो रही हैं। स्क्रीन पर वो सारे के सारे शेयर्स आपको फायर कर रहे हैं प्रोड्यूसर साहब, जो कि बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। LNT, HUL दोनों हल्की हल्की कमज़ोरी के साथ हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ वो भी ऑलमोस्ट फ्लैट है, HDFC ऑलमोस्ट फ्लैट है, और ये सभी शेयर्स में से आज कोई डायरेक्शन नहीं मिल रही है। कोई लीडर बढ़ के सामने आ जाएगा ऐसा अब तक समझ में नहीं आ रहा। मेरे को सिर्फ एक IT पे थोड़ा ट्रस्ट है क्योंकि IT की कल की क्लोजिंग अच्छी आई हुई है और IT बढ़िया चल भी रहा है, तो IT को मैं थोड़ा सा आज क्लियरली वॉच करूंगा। स्मॉल कैप और मिड कैप के इंडाइसिस भी आज शुरुआत में ठीक है। एडवांस डिक्लाइन की रेशो काफ़ी बेहतर है, आप देखोगे 1700 शेयर इनफैक्ट बढ़कर कर चल रहे हैं और करीब 350 शेयरों के अंदर गिरावट है। ये IT इंडेक्स हमने आपके स्क्रीन पे फायर करवाया है, इसमें आप देखेंगे करीब आधे % तक की बढ़त है। दूसरा फार्मास्यूटिकल का इंडेक्स है जो करीब करीब आधा % ऊपर है। मेटल्स के अंदर चाइना वाला फैक्टर काम करता है, इसलिए मेटल्स को अब उभरने नहीं दे रहा है ये। इसके अलावा ऑटो हल्की फुल्की 1/4% बढ़त के साथ अभी आपको कामकाज करते हुए दिख रहा है। 50 अंकों की बढ़त के साथ बाजार एकदम सा ठहर सा गया है और वो शायद नए अर्निंग्स नए लेवल्स की भी वेट करेगा। उसके बाद देखते हैं क्या होता है बाजार के अंदर। इंडिया विक्स में आपको बता देता हूँ, कल 15 के लेवल पे, कल हम बात करते करते मैं आपको ये बता रहा था कि मेरे को एक चीज़ आप दे दो, बाजार ऑटोमेटिकली चलेगा, फिर आपको कुछ कहना सुनना बोलना जानने की ज़रूरत नहीं है। वह इंडिया विक्स, फियर कम करो मार्केट में फियर प्रिवेल कर रहा है, उसको कम करने की ज़रूरत है। कल 15 के नीचे बंद हुए, आज करीब 1.5% नीचे है। आपको बता दूँ अगर इंडिया विक्स ये 14 के भी नीचे 13.5 पहुंच जाता है, आप भले किसी से पूछें ना पूछें, मार्केट 100% चलेगा। फियर कम होते ही बाजार के पास लिक्विडिटी शॉर्ट कवरिंग का प्रेशर ऑलरेडी तैयार है, बट मार्केट फियर तो कम करे, तो फियर कम होना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद आप तेज़ी देखेंगे। अगर ये फियर कम नहीं होता तो फिर आपको भी बड़े सौदे नहीं लेने, ध्यान रखिएगा। ये बहुत क्रिटिकल जंक्शन पे इस समय बाजार खड़ा हुआ है। 90 पॉइंट की बढ़त रह गई है बैंक निफ्टी के अंदर, कुछ ज़्यादा बड़ा तेज़ी अब नहीं रही है। 52 पॉइंट की बढ़त के साथ अभी निफ्टी भी अभी भी ट्रेड करता हुआ आपको नज़र आ रहा है। सेलेक्टिव रहिएगा शेयर्स के अंदर, कुछ ज़्यादा बड़ा मोमेंटम आपको अभी तक देखने को नहीं मिल रहा। एक और चीज़ मैं आपको क्लियर करता हूँ, अडानी ग्रुप के शेयर्स के अंदर आज कुछ खास तेज़ी नहीं है। अगर हरियाणा में बीजेपी सरकार आए और कोई किसी तरीके से भी देखना चाहे तो वैसे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा मेरे को। ना अडानी ग्रुप का कोई भी शेयर कोई बहुत स्ट्रॉन्ग नोट पे नहीं है। अडानी एंटरप्राइज, अडानी पोर्ट्स तो बकायदा इस समय लाल निशान में भी हैं। ठीक है, देखते क्या होता है। जरा सेक्टोरल चर्निंग के लिए आप लेके आइए वापस से हीट मैप, और वहाँ से आपको पूरे सेक्टर्स फटाफट से पता लगते रहेंगे। फिर मेहमानों से कनेक्ट करके हम जरा स्टॉक्स लेना शुरू कर देंगे। ये निफ्टी का हीट मैप है। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो BPCL टाटा मोटर्स आपको स्क्रीन पे दिखेगा, और टाटा मोटर्स काफ़ी दिनों बाद एक तरह का ओपनिंग का पुल बैक अच्छा स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है, तो ये नोटिसेबल शेयर है और इसकी वजह से आज ऑटो का इंडेक्स भी ऊपर है। M&M और टाटा मोटर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बैंकिंग में SBI, बंधन, PNB, बंधन F&O बैन में भी है, एक्सिस बैंक, ICICI, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये कुछ एक बैंक सारे निशान में। सबसे लास्ट में अगर आप देखेंगे तो कोटक HDFC दिखेगा, जो हल्के हल्के लाल निशान में आपको दिखे होंगे। निफ्टी ऑटो इंडेक्स इस समय आप स्क्रीन पर देखेंगे तो हीरो मोटोकॉर्प, मारुति और टाटा मोटर्स ऑलरेडी आपको मैंने नोटिस करवाई दिया और निफ्टी का भी पार्ट है। ऑयल एंड गैस के अंदर अगर आप देखेंगे तो पेट्रोनेट LNG बिल्कुल फ्लैट है, ये सबसे नोटिस करने वाला शेयर है। HPCL, जिसके मैं बात बोल रहा था कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे ध्यान देना चाहिए, तो आज HPCL करीब 4% ऊपर है, IGL 1.5% ऊपर है, ये अच्छी चीज़ है। और गेल भी बाकायदा आपको हरे निशान में भी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। रही जरा IT का इंडेक्स चेक करवा लेते हैं। SCL टेक, TCS, इन्फोसिस, ऑलमोस्ट सारे बड़े शेयर्स इस समय हरे निशान में। टेक महिंद्रा भी 1.5% ऊपर है, विप्रो भी करीब 1% चल रहा है, और एकल फाइनेंस करीब 1.5% ऊपर। तो IT का खेमा आज ठीक है, IT निफ्टी को सपोर्ट दे के रखेगा। और अगर आप चेक करना चाहें तो आप देख भी सकते हैं, निफ्टी ने ज़्यादा पॉइंट्स नहीं खोए जबकि बैंक निफ्टी ने ज़्यादा पॉइंट्स खो दिए। रियल एस्टेट का इंडेक्स है, आप इसमें देखें ओबरॉय रियलिटी, DLF, शोभा, प्रेस्टीज एस्टेट जैसे शेयर्स, इंक्लूडिंग मैक्रोडेक जिसको हम लोढ़ा डेवलपर्स कहते हैं, उन सभी के अंदर आपको हल्की हल्की सी बढ़त दिख रही होगी। ऐसा कोई भी मेरे को अभी तक वैसा शेयर नहीं दिख रहा जो मैं बोलूँगा ये सेक्टर का लीडर बनेगा आज, ऐसा अभी तक तो नहीं दिख रहा। हाँ चलिए कोई बात नहीं, मेटल्स के अंदर भी आपको धीरे धीरे करके हल्की हल्की बाइंग सेलेक्टिव शेयर्स के अंदर दिखेगी। मेटल्स एक दिन में सारा नहीं चलेगा,
ध्यान रखिएगा, इसमें ग्लोबल फैक्टर्स इंक्लूड होता है, उसकी अपनी एक वेटेज है। वो एक अच्छी बात हो सकती है कि आपका कॉम्पिटिटर कमज़ोर है, लेकिन एक बुरी बात ये हो सकती है कि ओवरऑल मार्केट के सेंटीमेंट को वीक कर देगा और एक सेंटीमेंट आपके ख़राब हो जाएंगे। निफ्टी के टॉप गेनर्स की अगर मैं फिर से बात करूँ मिड कैप वगैरह आप स्क्रीन पर देखिए, तो उसमें आपको सबसे अच्छी बढ़त BPCL HPCL के अंदर ही दिखेगी, और ONGC भी ऑयल एंड गैस का ही सेगमेंट है जो आज का टॉप लूज़र भी है। तो अपस्ट्रीम कंपनीज टूट रही हैं, डाउनस्ट्रीम कंपनीज के अंदर चल रहा है। आप हीट मैप देखें, ONGC देखिए सबसे लास्ट में टूटा हुआ और BPCL सबसे ऊपर बढ़ा हुआ। एक ही सेक्टर की दो बड़ी कंपनियां आपको कैसे प्ले करती हैं, इसका वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है। इसके अलावा कुछ एक और शेयर नोटिस करवा देता हूं मैं। टॉरेंट पावर दिया था सोनी पटनायक ने आज आपको सुबह सुबह, इनफैक्ट फार्मा दिया था। तो टॉरेंट पावर अभी आज करीब 6% ऊपर है, इन्हीं की ग्रुप कंपनी है। और हिंद पेट्रो, डी मार्ट जैसे शेयर्स भी आज 3 से 5% है। BSC ने साल का नया हाई भी टेस्ट किया हुआ है। कफोर्ज, डिविस लैब ने भी नया साल का हाई टेस्ट किया है। पेटीएम कमज़ोर हुआ 2.5%, अशोक लीलैंड 2% और महाराष्ट्र बैंक करीब 1.5% आज टूट के कामकाज करते हुए दिख रहा है। ये कुछ एक सेलेक्टिव शेयर्स और थे जो मैंने आपको नोटिस करवा दिया। अब मेहमानों से जुड़ने का वक्त हो गया है, जरा ट्रेड लेना हम शुरू कर रहे हैं। तो बाजार ने एक सधी हुई शुरुआत की है। 50 अंकों की तेजी निफ्टी में है और उतनी ही तेजी निफ्टी बैंक में है। हल्की तेजी पर शुरुआत हुई है। हालांकि एडवांस डिक्लाइन रेशियो आज ठीक है बाजार में। 350 शेयर कमजोरी वाले हैं और 1850 शेयर मजबूती के साथ इस वक्त कर रहे हैं कारोबार। सोनी पटनायक, ध्वनि पटेल हमारे साथ तैयार हैं। सोनी जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे, बताइए बाजार में क्या आपने अभी ट्रेड खोजा है ओपनिंग ट्रेड के तौर पर? जी डेफिनेटली अभिषेक जी, बस एक छोटा सा अपडेट देना चाहती हूँ कि कल ईटीज प्रदेश में हमने रेकमेंड किया था डिवीज लैब और आज 4% ओवर अचीव किया है टारगेट। सो आई थिंक वहां पे एक अच्छा ब्रेकआउट है। इनफैक्ट इंट्राडे बेसिस के लिए वो भी एक अच्छा कैंडिडेट बन रहा है। यहाँ पे 5700 के ऊपर एक फ्रेश ब्रेकआउट देते हुए नजर आ रहा है। स्टॉक को इंट्राडे बेसिस पे भी आप देख सकते हैं टुवर्ड्स 5850 5880 लेवल्स को टारगेट अचीव करते हुए एक और दूसरा एक एक्सटेंडेड टारगेट यहाँ पे नजर आ रहा है। फ्रेश ट्रेड यहाँ पे हम देना चाहेंगे HDFC AMC, जहां पे एक अच्छा ब्रेकआउट आ रहा है। फ्रेश लॉन्ग बिल्डअप पोजीशंस आज ऐड हो रहे हैं, यहाँ पे ऑलमोस्ट 1% के करीब ऐड होते हुए नजर आ रहा है। सो HDFC AMC पे बाई करने की सलाह रहेगी। यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 4270, टारगेट रहेगा 4350 4370। ठीक है, 4350 4370 4270 का इसके लिए स्टॉप लॉस, 4270 का HDFC AMC आपको ट्रेड करना है। आज नोमुरा के इस पर रिपोर्ट भी आई है HDFC AMC को लेकर और 5000 के टारगेट दिए हैं नोमुरा ने। और तमाम जो भी म्यूचुअल फंड कारोबार वाली कंपनीज, UTI AMC, निपॉन लाइफ, सबके लिए रिपोर्ट आई है उनकी। तो ये एक शेयर हो गया आपके लिए ट्रेड करने को लेकर। 2.5% की तेजी के साथ शुरुआत की है HDFC AMC ने और डिवीज लैब में भी आपकी कमाई कल सुनिश्चित हुई थी। तमाम एक्सपर्ट्स बोलिस थे वैसे डिवीज लैब को लेकर, एक कंसेंसस बाई था कल। ध्वनि, आप बताइए आपने क्या सिलेक्ट किया है ओपनिंग ट्रेड के लिए? जी बिल्कुल अभिषेक जी, मेरी तरफ से यहाँ पे जो स्टॉक पिक है वो इंडिया होटल के अंदर है। कल इसके अंदर हमने एक जबरदस्त एक्शन देखा था ऑन द बाइंग साइड। आज के सेशन में ये कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है ऑन द बुलिश साइड। फर्दर आपको उसमें ऊपर की तरफ जो टारगेट है वो 710 से 715 रुपए तक का एक अपमूव इसके अंदर कंसिस्टेंटली बना रहेगा। स्टॉप लॉस के तौर पे आपको नीचे 682 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखना है। इंडियन होटल हमने देखा था कि 700 रुपए के लेवल से ये गिरा था, उसके बाद 2 दिन से कल अच्छे से चला, आज भी चल रहा है। आपको इसमें खरीदारी करने की सलाह है सोनी की तरफ से। अच्छा, एक और शेयर जिसके बारे में आपसे राय जरा चाहिए सोनी। आज हम टाटा मोटर में देख रहे हैं कि मोमेंटम ठीक है, शुरुआत अच्छी हुई है टाटा मोटर्स की। हालांकि टेंशन ये है कि देखिए चाइना की इकोनॉमी में दिक्कत है, वहाँ सुस्ती की बातचीत हो रही है। टाटा मोटर अपने अगर हम हाई से देखें तो ऑलमोस्ट ये 18-20% नीचे आके कारोबार कर रहा है। क्या इस आज के तेजी पर भरोसा करना चाहिए ट्रेड को लेकर? देखिए अभिषेक जी, टाटा मोटर्स कहीं ना कहीं टुवर्ड्स 10 और 20 EMA के रेजिस्टेंस को टेस्ट करने की कोशिश यहाँ से करेगा। सो करंट लेवल से अगर हम देखेंगे, आज का जो उसने लो बनाया है वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। एनीवे टुवर्ड्स 970 को एक बार टेस्ट कर सकता है। वहां पे
वहां पे इनफैक्ट क्रूशियल वॉच रखना चाहिए। 970 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो आपको एक एक्सटेंडेड रैली टुवर्ड्स 1000 के लेवल्स भी नजर आ सकते हैं। करंट लेवल पे अगर आपको खरीदना हो तो आज का जो डे लो है वो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपके लिए यहाँ पे बनेगा। थोड़ा सा रिवर्सल यहाँ पे शुरुआत हुई है, सो आई थिंक इंट्राडे नहीं बट मे बी 1 या 2 दिन की पोजिशनल ट्रेड के तौर से इसको आप देख सकते हैं। टाटा मोटर को लेकर ये व्यू, लेकिन टाटा मोटर्स क्या बेहतर है क्या एस्कॉर्ट्स का शेयर? सोनी आप ही बताइए, क्योंकि ये भी ऊपरी स्तरों से नीचे आया है और कल के बाद आज फिर से तेजी दिखा रहा है ये। देखिए एस्कॉर्ट्स में भी एक सिमिलर फॉर्मेशन बनाया है, सेम पैटर्न है, 10-20 EMA हर्डल को टेस्ट करते हुए नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं एस्कॉर्ट्स में 4000 इंपॉर्टेंट है एक लेवल को क्रॉस करना। अगर वो क्रॉस कर पाता है तो या उसके ऊपर एक अच्छा रैली या फिर शॉर्ट कवरिंग मूव आपको जो नजर आएगी टुवर्ड्स 4100 4120 लेवल्स नजर आ सकता है। इंपॉर्टेंट है वॉच करने के लिए। दोनों ही स्टॉक्स डे लो को अगर आज ब्रेक नहीं करते हैं तो वो क्रूशियल रहेगा। डे लो को होल्ड करते हैं, रेजिस्टेंस क्रॉस करते हैं तो दोनों ही फॉर्मेशन जैसे बनाया है चार्ट्स पे, आपको वहां पे एक एक्सटेंडेड रैली शॉर्ट कवरिंग मूव भी नजर आ सकता है। ठीक है, एस्कॉर्ट्स को लेकर ये व्यू। आज अगर आप बैंकिंग स्पेस में देखेंगे ना तो HDFC बैंक कमजोर है, करीब 0.25%। हालांकि तेजी हमने देखी है, लेकिन फिर से यही 1600 से 1650 के रेंज में है। कोटक बैंक में नरमी है, IDFC, फर्स्ट बैंक और फेडरल बैंक यहाँ पर भी कमजोरी है। लेकिन एक बैंक है जिसको लेकर ध्वनि आपसे व्यू चाहिए, वो है SBI। रिपोर्ट भी अच्छी आई है इस पर और आज हम देख रहे हैं कि शेयर 1.5% के आसपास की मजबूती है। हालांकि दिक्कत यह है कि 800 रुपए के लेवल के पास काफी टाइम से फंसा हुआ है। 10 रुपए ऊपर या फिर 10 रुपए नीचे? अभिषेक जी, जिस हिसाब से आपने कहा ऊपर की तरफ इसका जो रेजिस्टेंस है वो काफी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ये फेस कर रहा है, जहां पे वो अपनी जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस है उनको भी क्रॉस नहीं कर पा रहा है। और अगर आप इसके डेली स्ट्रक्चर को देखें तो ये एक कंसोलिडेटेड रेंज में चल रहा है, जहां पे हम एक ऊपर की तरफ से आप देखें तो 805 806 के लेवल से इसको क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं SBI के अंदर, और नीचे की तरफ आप देखें तो 768 से लेके 770 के जो रेट्स है उसको भी हम नीचे की तरफ ब्रेक नहीं कर रहे हैं। तो ये एक जोन ट्रेडिंग इसके अंदर आपको काफी हद तक देखने को मिल रही है। अभी हाल फिलहाल के लिए जिस हिसाब से ओवरऑल बैंकिंग के अंदर मूव्स हो रहे हैं, मेरे हिसाब से SBI को अभी अवॉइड करके चलना चाहिए, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अभी ये ठीक नहीं बैठेगा। और ब्रेकआउट जो है वो इसके अंदर आपको मोमेंटम देखने मिलेगा 805 की लेवल्स को क्रॉस करने के बाद, और वॉल्यूम भी इसके अंदर ज्यादा पार्टिसिपेशन देखने को नहीं मिल रहा है। तो वेट एंड वॉच करें रेंज ब्रेकआउट की, और उसके बाद इसके अंदर कोई भी एक साइड का ट्रेड ले। मैं आपको एक ऑप्शंस का ट्रेड दिखाता हूं जो आज काफ़ी एक्टिव भी है, और मेरे को लगता है कि ट्रेडर्स वहां पे जाएंगे भी स्विंग करने के लिए, लेकिन थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। एक तरफ के लोगों को पैसा आएगा बट लेकिन लास्ट में दोनों गंवाएंगे। 51,000 की कॉल और 51,000 की पुट दोनों दिखाना स्क्रीन पर। दोनों की कीमत आप देखोगे, एक्सरसाइज प्राइस जिसको हम कहते हैं, यानी कि जिस पे ट्रेड होगा वो 200 रुपये है। एक की कीमत 240 है, एक की कीमत 210 रुपये। अभी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, नोटिस कीजिएगा। ये है 240 करीब करीब कॉल की, और ऐसे पुट की भी दिखाना 210 के आसपास वो चल रही होगी। इन दोनों में आज हीरो शेयर जम के ढूंढे जाएंगे, जम के। ये वॉल्यूम भी बता रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं, पॉलिसी से पहले और पॉलिसी के बाद इम्पैक्ट हो सकता है। पॉलिसी से पहले और पॉलिसी के बाद का इम्पैक्ट इन दोनों कॉल्स को धीरे धीरे करके गलाएगा। अब आपको मैं बताता हूँ, देखिए कॉल की कीमत लाल निशान में आ गई है, परसेंटेज रेड है, और पुट भी दिखाओ वो भी परसेंटेज रेड है। तो हो क्या रहा है कि कॉल और पुट्स के धीरे धीरे करके प्रीमियम ईट कर लिए जाएंगे। 51,000 पे बैंक निफ्टी रहेगा, 100 पॉइंट ऊपर, 200 पॉइंट ऊपर, 200 पॉइंट नीचे का स्विंग किया जाएगा। उससे क्या होगा, आपको लगेगा नहीं, पुट वालों को लगेगा मेरी बारी है मैं चलूँगा, कॉल वालों को लगेगा मेरी बारी है मैं चलूँगा। लास्ट में होगा क्या कि दोनों की प्रीमियम्स को ईट करता जाएगा मार्केट, और ज़्यादा समय निकालते ही ये ख़त्म हो जाएगा। देखो दोनों ही लाल निशान में, इसलिए मैं आपको नोटिस करवा रहा था कि भाई इस चीज़ का थोड़ा आप ध्यान रखना। कॉल और पुट के अंदर जब आप काम कर रहे हो, आप बहुत प्रोफेशनल हो तो ठीक है, अगर आप नॉन इन प्रोफेशनल हो, आपको लेके छोड़ देना है तो एक ही दिन में आपके सारे पैसे जा सकते हैं। ये रहम नहीं करता, इस पर कोई सर्किट नहीं है। इसलिए सेबी और इन सब लोगों की ये प्रॉब्लम है, वो इसको ठीक करना चाहते हैं, रेगुलेट करना चाहते हैं अच्छे से, कोशिश तो कर रहे हैं, देखते हैं आगे कितने सफल भी होते हैं। 44 पॉइंट की बढ़त इस समय निफ्टी पे है। इंडिया विक्स गिर नहीं रहा बहुत ज़्यादा आज, अभी तक तो नहीं गिर रहा। और दूसरा, पॉलिसी से पहले जब अनाउंसमेंट होनी है 10 बजे,
उससे पहले मार्केट कोई बड़ा स्टांस ले लेगा ऐसा लगता भी नहीं है। ठीक है, एक तो ग्लोबल मार्केट्स का जो असर था वो ऑलरेडी आ चुका है। आईटी इंडेक्स की बदौलत आज निफ्टी टिका रहेगा। एक बार जरा आईटी का इंडेक्स आप दिखाओ स्क्रीन पर। आईटी इंडेक्स की बदौलत आज निफ्टी टिका रहेगा ज़्यादातर समय, लेकिन इसके अलावा बैंक्स को मेहनत करनी पड़ेगी। आज उसके थोड़ा ट्रिगर है और शुरुआती डाटा में दिख रहा है कि बैंक्स पे हल्का प्रेशर है, इसलिए बार बार वो लाल निशान की तरफ धकेला जा रहा है। एक जंप आता है लेकिन फिर धकेल दिया जा रहा है। थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है और ये प्रीमियम मीटिंग दोनों तरफ से की जा सकती है। थोड़ा सावधान रहिएगा, बस इतना ही पॉइंट मेरे को आपको नोटिस करवाना है। चलिए, शुरुआत में जहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस बनी हैं वो मैं ट्रेड आपके सामने रखता हूँ, आप उसको ज़रा नोटिस भी करते जाइएगा, देखते भी जाइएगा, और सोनी और साथ ही आपको ध्वनि पटेल आपको बताती भी जाएंगे क्या करना है। एस्कॉर्ट्स में वॉल्यूम नहीं है। एक मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज दिखाना, MFSL के नाम से एक शेयर होगा। MFSL ज़रा दिखाइएगा, MFSL शेयर, ये शेयर बढ़िया है, आज इसका वॉल्यूम वगैरह भी ठीक है मैक्स फाइनेंशियल, और बढ़िया भी लग रहा है। सोनी एक बार जरा चेक करना मैक्स फाइनेंशियल। जी डेफिनेटली डीपी जी, यहाँ पे मुझे लगता है MFSL कहीं ना कहीं एक 1200 को रेजिस्टेंस पकड़ सकता है। करंट लेवल से बहुत ज्यादा ने हार्डली 1% मूव और एडिशनल लग रहा है यहाँ से, तो मुझे लगता है 1190-95 के रेंज पे अगर कल से किसने ले रखा है तो एक बार प्रॉफिट बुक करके थोड़ा सा वेट एंड वॉच कीजिए। अगर 1200 को क्रॉस कर पाते हैं तो वो मूव कंटिन्यू रहेगा, वरना कहीं ना कहीं टुवर्ड्स 1170 को दोबारा रीटेस्ट कर सकता है। सो थोड़ा सा बुक प्रॉफिट कर देना वाइज है। डन। एक और शेयर मैं आपके सामने रखता हूँ, ध्वनि आप जरा चेक कीजिएगा उसको। लॉन्ग साइड के ही शेयर में से है। हिंद पेट्रो तो नहीं दूंगा मैं अभी। डिविस्लैब एक नहीं, ये भी नहीं है। एक मिनट जस्ट मेरे को दीजिए। यस, एक शेयर मिला। और एक इंडिया मार्ट और चेक कीजिए। ध्वनि मैंने आपसे पता किया था ना अभी फास्ट एक्सप्रेस में कि इसको खुलते प्लस कर लें। खुलते प्लस इसका हुआ है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में, तो गेन भी आया है करीब, अभी 1.5% शेयर ऊपर आ चुका है। इंडिया मार्ट दिखाना। हाँ, तो अभी और रखना है इसको। जी जी बिल्कुल डिम्पी जी, ये हमने ही डिस्कस करा था स्टॉक एक्सप्रेस में, और डेफिनेटली इसको होल्ड करके रखना है। आप स्टॉप लॉस का खास करके ध्यान रखिए, बट पोजिशनली ये इसके अंदर मोमेंटम जो है वो 3145 तक के लेवल्स जो हमने डिस्कस करे वहां तक के बना रहेगा, और ओवरऑल पॉजिटिव है जिस हिसाब से इसके अंदर चार्ट स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं। अगर आप इंट्राडे पे देखें तो इंट्राडे पे तो यहाँ पे एक फ्रेश स्विंग ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहा है, तो बने रहे इसके अंदर। स्टॉप लॉस जो है वो स्ट्रिक्टली मेंटेन करें नीचे की तरफ में। अभी वापस से मैं स्टॉप लॉस इसका रिवाइज करना चाहूंगी। आप स्टॉप लॉस रिवाइज करके इसके अंदर 2960 का लगा सकते हैं। ठीक है, ऑलरेडी पहले भी आपने नोटिस किया होगा, इसलिए हम स्टॉक एक्सप्रेस के अंदर स्टैंपिंग करवाते हैं ताकि किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन ना हो। पहले और बाद का अभी लिखतम और वक्तम दोनों काम पक्के हो जाएं। ठीक है जी। इंडिया विक्स करीब अभी 1% नीचे है। बैंक निफ्टी को बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है। निफ्टी आईटी की बदौलत थोड़ा आके टिका हुआ है। चलिए, मैं एक दो शेयर आपके सामने और भी रखता हूँ जहाँ पर आज ट्रेड बन सकते हैं क्या। उसमें से एक टॉरेंट फार्मा है। ये सोनी पटनायक की आज की सुबह की कॉल थी, BEL और टॉरेंट फार्मा। सोनी, पहले तो आपको बधाई है टॉरेंट फार्मा के लिए, आज अच्छी पोजीशन इसमें बन रही है। मैं थोड़ी देर पहले चेक करा था। इसका ओपन इंटरेस्ट वाली प्लेट दिखाना, टॉरेंट फार्मा की ओपन इंटरेस्ट वाली प्लेट दिखाना। उसमें ओपन इंटरेस्ट एडिशन भी हो रहा है, प्राइस एक्शन भी है, तो लॉन्ग पोजीशंस बन रही हैं। सोनी, कितना और चलेगा ये? डिम्पी जी, मेरा यहाँ पे टारगेट था 3570 और 3600, सो आई थिंक 3590 का एक हाई मारा है, तो कहीं ना कहीं वो एक टारगेट को अचीव तो किया है, बट डेफिनेटली एक अच्छा ब्रेकआउट आया है और आज पोजीशंस ऐड हो रहे हैं। सो टुवर्ड्स 3520 पे आप एक बार स्टॉप लॉस ट्रेल कर दीजिए, प्रॉफिट बुक कर दीजिए पार्ट यहाँ पे, थोड़ा स्टॉप लॉस को यहाँ पे ट्रेल कर दीजिए, 3520 के साथ होल्ड कीजिए। अगर 3600 लेवल को क्रॉस कर जाता है तो आपका ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा टुवर्ड्स 3650 3670। डन। तो ये एक और अपडेट है, सोनी ने ऑलरेडी आपको शेयर दे दिया था तो हमने इसका अपडेट ले लिया। तो ये कह रहे हैं कि एक बार धीरे धीरे करके आपको प्रॉफिट बुक करने में कोई बुराई भी नहीं हो सकती है। ठीक है जी, आगे बढ़े, कुछ एक और शेयर चेक करवा लें ज़रा। ये भी टॉरेंट फार्मा की फ्यूचर वाली प्लेट दिखाना एक बार प्लीज़, वापस से दिखाना। उसमें शायद कुछ गड़बड़ आया प्राइस एक्शन में, 13% नहीं है वो। टॉरेंट फार्मा एक बार वापस से दिखाना, प्राइस फ्यूचर्स वाली प्लेट। यस, ये 13% नहीं है, वैसे मैं बता देता हूँ 1.3% है। थोड़ा टेक्निकल एरर आ गया है, इसलिए इसको, इस प्राइस को जो परसेंटेज में लिखा है इसको ना कंसीडर कीजिएगा। वैसे शेयर ठीक है,
वैसे लॉन्ग पे चल रहा है। कैश का दिखाओ श्योर, कैश में बिल्कुल आपको ठीक दिखेगा, 1.6% है और 40 पे 36 रुपये ऊपर है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं अब जरा और आ जाते हैं कुछ एक और शेयर्स पे। AU बैंक, ये F&O बैन लिस्ट में भी है। धोनी एक बार ज़रा चेक करना, नहीं बैन में नहीं है, आज बैन में नहीं है। AU बैंक एक बार ज़रा चेक करना, बैन से आउट हो गया। इसको अगर हम चार्टिकल स्ट्रक्चर वाइज देख रहे हैं तो अभी फिलहाल मेरे लिए अवॉइड की कैटेगरी में आता है, क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पे कोई भी एक ब्रेकआउट जो है वो यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। कॉन्स्टेंटली एक इनसाइड बार पैटर्न इसके अंदर देखने को मिल रही है। आज सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव डे है जहाँ पे हमें एक इनसाइड बार देखने को मिल रहा है, तो रेंज ब्रेकआउट का वेट करें। जैसे ही स्टॉक ऊपर की तरफ 735 का रेंज, 736 का रेंज ब्रेकआउट करता है ऑन द हायर साइड, तो आप इसको बाय साइड पे ऐड कर सकते हैं। ऑन द लोअर साइड जो सपोर्ट लेवल स्टॉक ने बना के रखा है वो है 720 का। शुरुआती डाटा मैं आपको बता देता हूं कि निफ्टी को कितने लोग नीचे की तरफ धकेल रहे हैं और कितने लोग ऊपर की तरफ। पहले निफ्टी पे ही आते हैं। निफ्टी पे 75 लोग ऐसे हैं जो निफ्टी को नीचे गिरना चाहते हैं। आई रिपीट, 75 लोग ऐसे हैं जो निफ्टी को नीचे गिरना चाहते हैं और करीब 50 लोग ऐसे हैं जो निफ्टी को ऊपर करना चाहते हैं। तो शुरुआती रेशो उतनी अच्छी नहीं है निफ्टी की, ऑल्दो IT इंडेक्स की वेटेज होने की वजह से इस तरह का आपको 50 पॉइंट ऊपर दिख रहा है, बट अभी भी प्रेशर बना हुआ है, इसलिए तो स्पीड से ऊपर नहीं उठा रहा, नहीं तो अब तक तो धुआंधार हो गया होता काम। अब आते हैं जरा बैंक निफ्टी को कितने लोग नीचे गिर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 5 ही कर देता हूँ, 1 2 3 4 5, हाँ 173 लोग इसको नीचे की तरफ धकेलना चाहते हैं और 119 लोग इसको ऊपर की तरफ धकेलना चाहते हैं। तो बैंक निफ्टी की रेशियो भी कुछ कुछ ऐसे चल रही है, इसलिए ये भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है, इसके ऊपर भी प्रेशर है। लेकिन क्योंकि इसके पास 12 शेयर और वेटेज वाले शेयर कोई है नहीं बढ़त में और विक्स ज़्यादा टूट नहीं रहा, इसलिए बैंक निफ्टी को बहुत मशक्क़त करनी पड़ रही है। 51,000 का इंडेक्स 51 पॉइंट नहीं जोड़ पा रहा है, तो ये थोड़ा सा एक नोटिसेबल पॉइंट है जो हम आपको नोटिस करवाना चाहते हैं। तो थोड़ा मेरे को लग रहा है पॉलिसी तक एक बार थोड़ा रुकना भी चाहिए, थोड़ी और सिचुएशन क्लियर होगी। और मैं आपको बताऊं, अगर सिचुएशन पॉजिटिव हैंड पे क्लियर होती है ना, तो आज बैंक निफ्टी वन ऑफ द फाइनेस्ट इंडेक्स भी हो सकता है प्ले करने के लिए। बट अभी आप 10 बजे तक रुको एक बार, आप बैंक निफ्टी में कोई बड़ा ट्रेड मत लेना, अभी मत लेना, वापस देखते हैं उसके बाद कुछ सिचुएशन बनती है तो। एक दो शेयर और भी हैं लॉन्ग साइड पे ही हैं, शॉर्ट साइड पे हैं, जरा मैं वो भी चेक करवा लेता हूँ सोनी से। सोनी एक बार ज़रा आप चेक करना। अशोक लीलैंड कल की भी लूज क्लोजिंग थी, आज भी अच्छी क्लोजिंग ओपनिंग नहीं हुई है इसकी, जरा देख के बताइए कहाँ पे बॉटम है इसका। अशोक लीलैंड मुझे लगता है कि अभी वो अपने 200 EMA के सपोर्ट को ही टेस्ट करते हुए जा रहा है। सो यहाँ से 210 के लेवल तक एक बार टेस्ट कर सकता है। 210 और 206 ये रेंज इंपॉर्टेंट रहेगा, उसको टेस्ट करते ही वहां से बाउंस दे सकता है, बट अगर उसको ब्रेक करता है तो और भी पोजिशनली काफी वीक होगा। सो यहाँ पे अवॉइड कीजिए, 206 के सपोर्ट को एक बार वॉच करना पड़ेगा। 206 का अहम सपोर्ट है अशोक लेलैंड के शेयर को लेकर। सोनी, आपने टोरेंट फार्मा दिया था, एक बार जरा टोरेंट पावर भी आप जरा चेक कीजिए। शुरुआत अच्छी की है टोरेंट पावर ने, 7.5% ऊपर ये शेयर है और हम देख रहे हैं कि पावर में अच्छा खासा एक्शन भी है। कल टाटा पावर, NTPC, CESC तमाम शेयर चल रहे थे। टोरेंट पावर आपको कैसा लग रहा है? अभिषेक जी, यहाँ पे टोरेंट पावर 1970 रेजिस्टेंस है, उसको क्रॉस करना इंपॉर्टेंट है। उसको क्रॉस करते तो फ्रेश ब्रेकआउट हो जाएगा ऑलरेडी एंड टुवर्ड्स 2020 लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। सो 1970 को वॉच करना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, 1970 काफी क्रूशियल एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा, इस पर आप नजर रखिएगा। ध्वनि, एक बार जरा आप डीमार्ट चेक कीजिए। एवेन्यू सुपरमार्ट्स लगातार 9 सत्र से गिर रहा था, आज ये गिरावट थमती हुई दिख रही है। क्या इस पे ट्रस्ट करें और कोई ट्रेड लें डीमार्ट में? अभिषेक जी, इसके अंदर अभी फिलहाल के लिए कंफर्मेशन जो है वो अभी आना बाकी है। आज के सेशन में डेफिनेटली एक बाइंग इंटरेस्ट इसके अंदर देखने को मिल रहा है, बट अभी हाल फिलहाल के लिए स्टॉक अपनी जो 200 EMA है उसको टेस्ट कर रहा है, उससे ऊपर की तरफ हमें क्लोज मिलती है तो यहाँ पे एक मीन रिवर्टिंग ट्रेड आप ले सकते हो, क्योंकि स्टॉक यहाँ पे अपनी शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस है जो 5000 यहाँ पे 5010 की लेवल के पास बन रही है, उसको वापस से रिटेस्ट करने जाएगा। बट हाल फिलहाल के लिए इसको अवॉइड करें और कंफर्मेशन का वेट करें, उसके बाद उसके अंदर कोई भी ट्रेड ले। ठीक है, कंफर्मेशन का वेट करें इसमें। एक और शेयर जो त्योहारों के लिहाज से भी बड़ा क्रूशियल है और कल हमने देखा कि अच्छी तेजी हो रही थी, वो है इंटरग्लोब एविएशन का।
इंटरग्लोब में अगर धोनी कोई ट्रेड बनना हो तो आप इंटरग्लोब बताइए, कैसा लग रहा है आपको शेयर ये? जी बिल्कुल, इसके अंदर डेफिनेटली जो बाइंग इंटरेस्ट है वो ऑन द पॉजिटिव साइड देखने को मिल रहा है। स्टॉक हाल फिलहाल में नीचे जो अपना सपोर्ट लेवल है 4440 के पास, उसको टेस्ट करो और वहां से हमें एक बाइंग इंटरेस्ट ऑन द हायर साइड बनता हुआ देखने को मिल रहा है। इसको डेफिनेटली प्लस कर सकते हैं और जिस हिसाब से इसके स्ट्रक्चर बन रहे हैं आप ऊपर की तरफ में एक्सपेक्ट कर सकते हैं टारगेट के तौर पे 4940 आपको देखने को मिल सकता है और नीचे की तरफ स्टॉप लॉस जो है जो खास करके ध्यान रखना रहेगा तो आपको 4590 का लेवल जब तक ये स्टॉक वापस ब्रेक नहीं करता है तो इसके अंदर ये जो बाइंग इंटरेस्ट है वो ऑन द पॉजिटिव साइड बना रहेगा। ठीक है, इंटरग्लोब एविएशन को लेकर ये व्यू। एक और शेयर पीएनबी हाउसिंग, जरा सोनी आप जरा इसको चेक कीजिए, क्योंकि हमने देखा था कि जब ये बजाज हाउसिंग का जब आईपीओ आया, लिस्टिंग हुई, तो थोड़े से ना एलआईसी हाउसिंग, पीएनबी हाउसिंग जैसे शेयरों ने बैक सीट ले ली थी। हालांकि हाल फिलहाल एक रेंज में रहा है। आज हमें लग रहा है कि शायद ये शेयर चलेगा। क्या आपको भी लग रहा है कि इसमें यहां से फर्दर अच्छी मोमेंटम बिल्ड हो सकती है? यहाँ पे जो है वो अपने 1020 EMA को डेफिनेटली क्रॉस टेस्ट कर रहा है जस्ट इमीडिएटली, तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रेंथ पकड़ सकता है टुवर्ड्स 1010 1020 लेवल्स को भी टेस्ट कर सकता है। सो स्टॉक को होल्ड कीजिए। डे लो जहां पे है 940 42 उसी लेवल पे एक अच्छा सपोर्ट है। सो 945 सपोर्ट स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, 945 के सपोर्ट्स के साथ इसको होल्ड कर सकते हैं। बीएसई लिमिटेड जरा एक बार फिर से लेके आइए। ये शेयर लगातार चल रहा है और अब लगातार नई ऊंचाइयां बना रहा है। 4390 4390 ये इसका आज का नया रिकॉर्ड हाई है, ऑल टाइम हाई इनफैक्ट, और 3% की तेजी पर शुरुआत की है बीएसई लिमिटेड ने। ध्वनि, बीएसई लिमिटेड कहां तक आपको जाता हुआ शेयर दिख रहा है? हालांकि ये ध्यान में रखिएगा कि महीने भर में 50% से ज्यादा की रैली हो चुकी है शेयर में। जी जी बिल्कुल अभिषेक जी, यहाँ पे जिस हिसाब से स्टॉक के अंदर रैली देखने को मिल रही है, बट द पॉइंट है कि जो रैली इसके अंदर हो रही है वो पार्टिसिपेशन के साथ हो रही है। अगर आप वॉल्यूम्स को खास करके देखें तो यहाँ पे वॉल्यूम का पार्टिसिपेशन इसके अंदर है वो काफी अच्छी तरह से आपको देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट यहाँ पे कई बार आपको 5x वॉल्यूम तक का भी इसके अंदर पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा है, तो कंफर्मेशन जो है वो आपको बहुत ही अच्छा मिल रहा है ऑन द बुलिश साइड। डेफिनेटली इसको प्लस कर सकते हैं। अभी भी इसके अंदर जो पोटेंशियल है और मोमेंटम है वो बना रहेगा। आप ऊपर की तरफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑन द शॉर्ट टर्म बेसिस के 4550 तक के ये अपवर्ड मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू करेगा। स्टॉप लॉस के तौर पे आप नीचे की तरफ में 4190 मेंटेन करके रखिए। 4190 का स्टॉप लॉस होगा बीएसई लिमिटेड के लिए। आज वायदा का टॉप गेनर है डिवीज लैब का शेयर, 5% ऊपर है। ट्रिगर दो है हमारे हिसाब से, एक तो सिटी की रिपोर्ट आई है, दूसरा सोनी ने आपको बाजार खोलने से पहले ही ये शेयर बता दिया था कि डिवीज लैब ये चलने वाला है, और क्या बेहतरीन आज का सत्र इसके लिए हो रहा है साबित ये। लेकिन सिटी को ये भरोसा क्यों है डिवीज लैब के ऊपर? क्या टारगेट सिटी ने सुझाए हैं, जरा समझते हैं। हमारे सहयोगी वरुण दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण, बताइए, डिवीज लैब सिटी को क्यों लग रहा है कि शेयर तेज रफ्तार से चलेगा? इतना भरोसा क्यों है? सिर्फ चलेगा नहीं अभिषेक, दौड़ेगा ये शेयर, ऐसा सिटी को लगता है। और इन्होंने कवरेज की शुरुआत की है, खरीदारी की सलाह 6400 के प्राइस टारगेट ये दे रहे हैं। बेसिकली अगर आप देखें तो इंडिया फार्मा स्पेस में अगर आप देखें तो स्टॉक सबसे प्रिफर्ड बिक, यानी कि सबसे पसंदीदा स्टॉक इनका निकल के आया है। अब ये कह रहे हैं कि जो ग्लोबल इनोवेटर्स है वो दरअसल अपने जो ओवरऑल सप्लाई चेन की रिस्क है उसको डी रिस्क करना चाहते हैं, और डी रिस्क करने के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रिगर अगर आप देखेंगे तो जो यूएस का बायोसेक्टर एक्ट है वो एक बहुत बड़ा कैटलिस्ट बनेगा इनोवेटर्स के लिए, जो कि अपने सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करेंगे। इसके पहले भी हमने काफ़ी फार्मा कंपनीज को सुना है कि जो कहती है कि हाँ हमें क्योंकि काफ़ी लोग डी रिस्क करना चाहते हैं तो इंक्वायरीज आना शुरू हो गई है, खासकर चाइना से लोग डी रिस्क करना चाहते हैं। इसके लिए कहीं ना कहीं इंडिया फार्मा स्पेस जो है वो एक प्रिफर्ड बनते जा रहा है। और सिटी का कहना है कि हाल फिलहाल में डीवीज ने GLP-1 API जो है उसके लिए कहीं ना कहीं उसमें अपनी प्लेस जो है या फिर उसमें अपनी जगह जो है वो बना ली है। अब ये जो है वो दरअसल इस कंपनी के लिए कैलेंडर ईयर 2030 तक $800 मिलियन के आसपास की रेवेन्यू पोटेंशियल बन के निकल के आता है। तो अपने आप में ये एक जो चीज़ है वो एक बड़ा रेवेन्यू पोटेंशियल है, और डी रिस्किंग करेंगे तो उसका बड़ा फ़ायदा डीवीज को मिलेगा। इसके अलावा और एक चीज़ ये कह रहे हैं कि इन्होंने जो डीवीज को वैल्यू किया है थोड़े प्रीमियम पे वैल्यू किया है। इसके पिछले फाइनेंशियल्स या फिर पिछले वैल्यूएशंस अगर आप देखेंगे तो इनके कंसेंसस एस्टीमेट जो है एबिटा को लेके FY 26-27 के, बाकी इनके जो एस्टीमेट है कंसेंसस के मुकाबले
से 12% ऊपर है, लेकिन ये कह रहे हैं ये कि टोटली जस्टिफाइड है, क्योंकि जिस तरह की अपॉर्चुनिटी डीवीज के सामने खड़ी है और जिस तरह से डीवीज प्लेस है इस अपॉर्चुनिटी को फ़ायदा उठाने के लिए, ये वैल्यूएशन जस्टिफाइड है और 6,400 रुपये के प्राइस टारगेट ये दे रहे हैं। कवरेज की शुरुआत सिटी ने की है खरीदारी की सलाह के साथ। ठीक है, तो ये डिविस लैब की पूरा एनालिसिस है और इससे पहले से सोनी ने भी आपको शुरुआत में बताया था कि डिविस लैब उनका टारगेट है। और जो तस्वीर इस समय आप देख पा रहे हैं ये मिस्टर गवर्नर की तस्वीरें हैं जो कि आरबीआई या ऑफिस के अंदर वो पहुंच रहे हैं और थोड़ी देर में अपने ऑफिस के एम्प्लॉयज़ के साथ एक मीटिंग करेंगे। फिर 10 बजे एक अनाउंसमेंट होगी करीब 15 मिनट बाद, और पूरा पैनल हमारा भी तैयार है जो आपको इस जो 10 बजे अनाउंसमेंट्स की जा रही होंगी उसमें आपको विस्तार से वो बताएगा। फिर 12 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती है, उसमें कुछ एक टफ क्वेश्चंस जर्नलिस्ट पूछते हैं और उनके जवाब पूरा एक पैनल देता है। लेकिन ठीक उससे पहले आप 9-10 बजे ही मार्केट का पूरा रिएक्शन देखेंगे। अजीत मिश्रा इस बीच मेरे साथ जुड़ रहे हैं। एक काम करते हैं, ज़रा उनसे एक ऑप्शंस का ट्रेड भी पता कर लेते हैं और साथ ही साथ अगर कुछ और इम्पोर्टेंट नोटिस कर रहे हो मार्केट के अंदर ठीक पॉलिसी से पहले तो वो भी आप बता दीजिएगा। अजीत सर नमस्ते। गुड मॉर्निंग डिम्पी। तो डिम्पी देखिए, मार्केट में जिस तरीके से शुरुआत हुई तो सदी हुई शुरुआत है बेसिकली कि सभी वेट कर रहे हैं पॉलिसी एक्शन का। बेसिकली एक्शन पे तो कुछ नहीं, बट हाँ क्या कमेंट्री रहेगी उस पर मेजरली फोकस रहेगा मार्केट का। तो मेरे हिसाब से अभी भी उन्हीं सेक्टर्स और थीम्स पे फोकस रखना चाहिए जहाँ पे ये इनहेरेंट स्ट्रेंथ है, जैसे कि आईटी और फार्मा। और फार्मा में मुझे लगता है कि लिपिन आफ्टर डिविस लैब जिस तरीके से ब्रेकआउट हुआ है, सेम वही उसी तरीके का पैटर्न आपने लिपिन में भी देखा है। ऑलमोस्ट 1 महीने का कंसोलिडेशन, आज उसका एक कैचअप मूव या फिर एक ब्रेकआउट आप कह सकते हैं। और एंटिसिपेशन ये है कि जल्दी आपको इसमें नया रिकॉर्ड हाई देखने को मिलेगा। तो इसमें थ्रू कॉल ऑप्शन आप पोजीशन बना सकते हैं। 2300 वाली कॉल जो कि करीब 43 के पास ट्रेड कर रही है उसको आप लॉन्ग कर सकते हैं 32 के स्टॉप लॉस के साथ 65 तक के टारगेट्स के लिए। ठीक है, ल्यूपिन आप बता रहे हैं 2300 की कॉल है, खरीदनी है इसको 43 रुपये में, 65 रुपये का टारगेट, 32 का एक स्टॉप लॉस है। थोड़ा डिफेंसिव कम एग्रेसिव वाला कॉल है। देखो आप सन फार्मा, ल्यूपिन, सिप्ला ये 3 शेयर्स तो ऐसे ही हैं जो कि बिल्कुल तैयार है। एक उसमें से एक और फार्मास्यूटिकल कंपनी है ग्रैनुलस इंडिया, वो ना F&O बैन में चली गई। मैंने आज ही चेक किया, F&O बैन में चली गई है, नहीं तो वो भी एक वंडरफुल प्ले है आजकल ट्रेड करने के लिए। तो ये ल्यूपिन की 2300 वाली स्ट्राइक की कॉल आप रखिएगा। 31 तारीख की डेरिवेटिव एक्सपायरी है, तब तक आपके पास समय है। हालांकि स्ट्राइक प्राइस छोटा है तो जल्दी आप फ्री हो जाओगे। 9000 तक का प्रॉफिट, 4000 तक का लॉस, ये कैलकुलेशंस में डाल दिया गया है एक पर लॉट के हिसाब से। अजय सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। 9:47 हो चुके हैं और करीब 90 पॉइंट की बढ़त के साथ अभी निफ्टी आ चुका है 25,100। आज निफ्टी नहीं गिरेगा, जैसे मैंने आपको शुरुआत में भी कहा। जो ट्रेड होना है वो सिर्फ बैंक निफ्टी के अंदर होना है और उसके लिए भी मैंने आपको 2 स्ट्राइक नोटिस करवा रखी हैं, 5100 की कॉल और 5100 के पुट। ये आज के लिए बहुत झमाझम करने वाली कॉल्स पुट रहेंगी, बट आप बहुत प्रोफेशनल हैं तो इनका फ़ायदा लेंगे। अगर आप बहुत प्रोफेशनल नहीं हैं तो फिर आप दूर ही रहना दोनों इन कॉल पुट से। बस ये नोटिस करवाने वाला पॉइंट था।